कि एक्टिव डायरेक्टरी स्टार्ट की हुई थी, इंस्टॉलेशन कर ली थी, वैलिडेशन कर ली थी, उसकी इंस्टॉलेशन के बाद वेरिफिकेशन, उसके बाद डोमेन ज्वाइन करके लॉगिन करके देखा था हमने, और यूज़र अकाउंट क्रिएट करके ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट करके उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखी थी। तो बेसिकली जो हमारा चैप्टर है जो स्टार्ट करना है वो है एडमिनिस्ट्रिंग एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स के। जो एक्टिव डायरेक्टरी में जो ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक यूज़र अकाउंट्स हैं या कंप्यूटर अकाउंट्स हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह करनी है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, टॉपिक 1 टॉपिक 2 इस तरह मैंने डिवाइड किया हुआ है इनको। तो इन्हीं को आगे देखना है। टॉपिक 1 में पहले यही देखेंगे छोटी सी चीज़ के, अगर चाहते हैं कि यूज़र स्पेसिफिक टाइम पे लॉगिन कर सके नेटवर्क के ऊपर तो उसको किस तरह डिस्ट्रिक्ट करना है, या यूज़र स्पेसिफिक डोमेन की मशीन्स के ऊपर लॉगिन कर सके। पहले मैंने बताया था कि जो भी यूज़र एक्टिव डायरेक्टरी में क्रिएट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो डोमेन की जितनी मशीन्स है सब मशीन्स के ऊपर लॉगिन कर सकता है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर हम उन्हें चाहे तो उस यूज़र को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि ये वाली मशीन्स हैं, PC1 या PC2 PC3 इन 3 मशीन्स के ऊपर लॉगिन हो सकता है, नेटवर्क की बाकी मशीन्स पे लॉगिन नहीं हो सकता। इसको देखते हैं। फिर आगे देखते हैं कि यूज़र टेम्पलेट किस तरह क्रिएट करना है। एक्टिव डायरेक्टरी में टेम्पलेट हम क्रिएट कर लेंगे, हर दफ़ा हम उस टेम्पलेट को यूज़ करेंगे, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होगी वो हमने नए यूज़र जब मैनुअली क्रिएट करते हैं तो हर दफ़ा उसकी प्रॉपर्टीज़ जाके डिफाइन करना पड़ता है कि ये इस ग्रुप का मेंबर है, इसका टेलीफोन नंबर ये है, इसको VPN की एक्सेस है कि नहीं, सारी प्रॉपर्टीज़ हर दफ़ा यूज़र को मैनुअली बतानी पड़ती है। लेकिन हम एक टेम्पलेट क्रिएट कर लेंगे, हर दफ़ा उस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए यूज़र को क्रिएट करेंगे। आगे फिर देखेंगे LDAP क्या है। ठीक है, LDAP क्या होता है, इसका मॉडल क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, ये चीज़ की ओपन स्टैंडर्ड है नहीं है। फिर एक्टिव डायरेक्टरी में ऑब्जेक्ट्स किस तरह सर्च करने हैं हमने। तो इसके आगे टाइम मिला तो देखेंगे कि यूज़र एक्टिव डायरेक्टरी में कमांड लाइन किस तरह क्रिएट करनी है। GUI तो हमने क्रिएट करके देखे थे, तो CMD के थ्रू भी यूज़र अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें। और इसके अलावा फिर बल्क इंपोर्ट प्रोसेस के, आप चाहते हैं कि 1000 यूज़र आप इकट्ठे क्रिएट करें एक्टिव डायरेक्टरी में, तो अगर वो GUI क्रिएट करेंगे आप जाके तो अच्छा सा टाइम लगेगा आपका। एक यूज़र क्रिएट करने में अगर 30 सेकंड्स भी लगने हैं आपके, तो अगर कंपनी नहीं खुली है उसमें सीधे आपने 100+ एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं तो जाहिर सी बात है 100 एम्प्लॉयज़ के यूज़र अकाउंट्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप मैनुअली क्रिएट करते हैं टाइम कंज्यूमिंग काम है, तो हम एक स्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए, बल्क इंपोर्ट प्रोसेस कहते हैं उसको, स्क्रिप्ट के थ्रू यूज़ करते हुए स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे और 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर क्या होगा, आपके यूज़र अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे, जो आपने क्रिएट करने से 5-6 घंटे लगा के 100 एम्प्लॉयज़ के यूज़र अकाउंट्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से अपने, जिसमें क्या है, अलाउ यूज़र टू लॉग ऑन स्पेसिफिक टाइम, कि जो डोमेन का यूज़र है वो स्पेसिफिक टाइम पे लॉगिन करें हमारे। लाइक हम डिफाइन कर देते हैं ये वर्किंग आवर्स के दौरान लॉगिन कर सकते हैं नेटवर्क के ऊपर, लाइक सुबह 9 से लेके शाम 6 बजे तक, या जो भी आपकी ऑफिस की टाइमिंग है। अगर ऑफिस की टाइमिंग के बाद वो मतलब यूज़र लॉगिन ही नहीं कर सकता आपके नेटवर्क पे, चाहे वो VPN से आए, चाहे वो आपके नेटवर्क की कोई भी सर्विस एक्सेस करें, उसका यूज़र की ऑथेंटिकेशन ही बंद हो जाए हमारे नेटवर्क से स्पेसिफिक टाइम के बाद। वो टाइम की लिमिटेशन कैसे लगानी है। दूसरी चीज़ ये क्या कि यूज़र स्पेसिफिक डोमेन नेटवर्क के ऊपर जितनी डोमेन्स के ऊपर मशीन्स है, जो जिन कंप्यूटर्स ने डोमेन ज्वाइन की हुई स्पेसिफिक मशीन के ऊपर यूज़र लॉगिन करें, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र हर मशीन पे लॉगिन कर सकता है। तो ये सेटिंग्स कहाँ से करनी है, इसको ओपन कर लेते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी वाली ये मशीन पे आ गई, इस पर हमारी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है। स्टार्ट पे आके मैं उसी को ओपन करता हूँ, DSA.MSC एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स वाली कंसोल को। इसको ओपन कर लिया यहाँ पे। तो विंडोज़ जैसे ही ओपन होगी, इसको मैं यूज़र्स में आता हूँ, यहाँ पे कोई सा यूज़र सेलेक्ट कर लें। लाइक यहाँ पे पहले यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर लिया एहसन के नाम से, एहसन अली नेम दे दिया, इसका फुल नेम एहसन अली आ गया, और लॉगिन नेम इसका मैं सिंपल एहसन कर देता हूँ। या यहाँ पे वो नेम आ जाएगा जो भी कंपनी की आपकी स्ट्रेटजी है, फर्स्ट नेम या डॉट लास्ट नेम। डोमेन आ गई, नेक्स्ट कर दिया, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड सेट कर दिया, यहाँ पे पासवर्ड चेंज में नहीं करवा रहा, स्टेप नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया। अब ये एहसन है, आप चाहते हैं स्पेसिफिक टाइम के दौरान जो ऑफिस ड्यूरेशन है उसके दौरान नेटवर्क पे लॉगिन करे, उसके बाद नेटवर्क पे लॉगिन ही ना हो। अगर इसकी ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट आती है डोमेन कंट्रोलर उसको डिनाई कर दे। उसके लिए क्या चले जाना, अपने अकाउंट पे चले जाना है, अकाउंट के टैब पे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉग ऑन आवर्स।
तो यहाँ पे देखिए लोगों ने आवर सेलेक्ट कर सकते हैं कि इतने बजे से लेकर रात 12 से लेकर सुबह 12 बजे तक, जो भी इंटरवल है आप वो ड्यूरेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि लोगन परमिटेड, कि इतने ही इंटरवल में ये परमिट है। अगर लोगन डिनाई सेलेक्ट कर लेंगे इस ड्यूरेशन में ये डिनाई हो जाएगा, और ये ब्लू कलर में आ रहा है आपके पास टाइम, इतने देर में ये क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, बाकी में डिनाई है। वो अब ये आप पे डिपेंड करता है आपने इतनी देर में इसको अलाउ करवाना है या स्पेसिफिक इंटरवल में डिनाई करवाना है। आप कहते हैं इतनी देर में इंटरवल में सिलेक्ट, तो यहाँ पे डे सिलेक्ट करके आप वो स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक कर सकते हैं। ये आपके पंचे टाइम आ गया कि संडे से लेके वेडनेसडे से लेके ये 8 से लेके 12 PM से लेके 9 PM तक ये लॉग इन कर सकता है, बाकी टाइम पे लॉग इन डिनाई होगा इसको। ठीक है, तो ये टाइम यहाँ से दिखाना था, अपने तौर पे आप सेट कर सकते हैं अगर ज़रूरत है इसकी। अगर आप चाहते हैं कि 24/7 यूज़र लॉगिन कर सकता है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 24/7 टाइम आ रहा होता है। यूज़र हर टाइम पे लॉगिन कर सकता है बाय डिफ़ॉल्ट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती बाय डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट बिहेवियर हर टाइम पे लॉगिन करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं यूज़र स्पेसिफिक मशीन पे लॉगिन करे, वो भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे लॉग ऑन टू आ रहा है, यहाँ पे यूज़र कौन सा आ रहा है, एहसन टेकलिंक्स/एहसन आ रहा है इधर। ठीक है, ये नेट बायोस नेम आ रहा है इसका, और ये कौन सा आ रहा है, UPN मैंने बताया था। अगर ऐड करके करते हैं techlist.com, इसे कहते हैं यूज़र प्रिंसिपल नेम। अगर लॉग ऑन टू करना है यहाँ पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर देखे क्या आ रहा है इसका, ये डोमेन कंट्रोलर की हर मशीन पे लॉगिन कर सकता है, ऑल कंप्यूटर्स आ रहा है ये। लेकिन अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिक मशीन पे लॉगिन करें, तो द फॉलोइंग कंप्यूटर्स अकाउंट, यहाँ से कंप्यूटर अकाउंट ऐड भी कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ ये PC1 पे क्या करे, सिर्फ लॉगिन कर सके। मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं, PC1 PC2 पे लॉगिन कर सके। इनके अलावा दूसरी मशीन पे ये लॉगिन नहीं कर सकता। तो इसको मैं ओके करता हूँ। अभी मैंने इसको अलाउ क्या किया, ये PC1 पे लॉगिन, PC1 और PC2 पे लॉगिन कर सकता है, बाकी मशीन पे लॉगिन नहीं कर सकता। तो फिर ऐसा करते हैं, क्लाइंट पे आके वैलिडेट करते हैं, वहाँ पे मैसेज क्या आता है। ठीक है, ये डोमेन कंट्रोलर है, मैं ये क्लाइंट मशीन चल रही है, इसको मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ यहाँ पे। अब इस पर लॉगिन करके देखते हैं एहसन से, जो वहाँ पे मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो अप्लाई हुई है कि नहीं हुई। तो मैं एहसन कर रहा हूँ, डोमेन नेम इसने ऑटोमेटिक उठा लिया। तो स्पेसिफिक आप मेंशन भी कर सकते हो, पर इसका पासवर्ड मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब देखते हैं पे लॉगिन करता कि नहीं। रोमन भाई, अल्ट ऐप में जो होता है यूजर, क्या होता है? मतलब यार मैं इसमें एक्टिव डायरेक्टरी में एक चीज देखना चाहता हूँ कि यार ये मैंने यूजर बनाया है, मैं एक कंपनी में नया गया हूँ, हम्म। तो मैं देखना चाहता हूँ यार इधर यूजर पुराने कौन से हैं और नए कौन से हैं, तो कुछ पता चल सकता है उसके प्रोफाइल के थ्रू बजाय इसके कि हाँ, एक्टिव डायरेक्टरी में कमांड है वो क्यूरी चला। बंदा। हाँ, क्यूरी चला के हम क्रिएटिव डेट देख सकते हैं उस यूज़र की ना, कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कब हुआ था एक्टिव डायरेक्टरी में। तो आपको आइडिया हो जाएगा ये यूज़र इस डेट को क्रिएट हुआ था, ये यूज़र इस क्रिएट को हुआ था, एक 2012 का, एक 2015 का। ठीक है, एक मैं यही बात कर रहा हूँ, डेट से तो किया जा सकता है, वो तो मैंने भी देख लिया था। कोई ऐसा है कि यूजर के प्रोफाइल में जाके पता नहीं नहीं, चल प्रोफाइल में सकता है? आता है एक्टिव डायरेक्टरी में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे, थोड़ी नहीं अच्छी खासी चीज़ें ऐसी हैं जो GUI नहीं देखी जा सकती, कि यूज़र की प्रोफाइल में प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं आप वहाँ पे दिखा दे। काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं, वो CMD कमांड के थ्रू ही नज़र आती हैं। जो बेसिक बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं, डेली बेसिस के काम है, वो GUI माइक्रोसॉफ्ट ने की हुई हैं। लेकिन जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं वो CMD से जाके मिलेंगी आपको, पावर शेल से या कमांड लाइन के थ्रू। GUI ऐसा तरीका नहीं है कि आपको क्रिएटिव डेट ऑब्जेक्ट की दिखा दे, GUI कहीं पे भी नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो आगे ये देखो, अब यहाँ पे एक मैसेज क्या आ गया, देयर आर करंटली। अच्छा, यहाँ पे तो इसे डोमेन कंट्रोलर ही नहीं मिल रहा इस टाइम। तो मैसेज हमें क्यों डोमेन कंट्रोलर नहीं मिला, इस पर लॉग इन करके देख लेते इस मशीन पे। इसका डोमेन कंट्रोलर से इस टाइम कॉन्टैक्ट ही नहीं हो रहा है, यानी कि मशीन डोमेन कंट्रोलर से मिलेगा तो वहाँ पे जाएगा, वैलिडेट होगा। अभी हमारा उससे पहले ही मैसेज आ गया। डोमेन कंट्रोलर क्यों नहीं मिल रहा, वो जाके देख लेते हैं, इसको पिंग वगैरह करवा के देखते हैं इस पर DNS की सेटिंग ठीक है। हाँ, अगर इस पर DNS भी चेंज किया हो ना आपने यहाँ पे, तो फिर भी आपको मैसेज आ जाएगा कि डोमेन कंट्रोलर ही नहीं मिल रहा आपको। तो ये ठीक है, यहाँ पे उसको पिंग करवा के देख लेते हैं एक दफ़ा। अगर कभी नेटवर्क पे काम कर रहे हो और आपको वहाँ पे आपको ये मैसेज है कि डोमेन कंट्रोलर अवेलेबल नहीं है, उसका पहला तरीका है कि आप यहाँ पे आकर वैलिडेट करें DNS लोकल ही मिला हुआ है, कि उसने कोई पब्लिक DNS तो नहीं दे दिया हुआ।
फिर पब्लिक डीएनएस देंगे, पॉसिबल है उसको वहाँ डोमेन नहीं मिल रही, डोमेन नेम रेजोल्यूशन नहीं हो रही, तो यूज़र लॉगिन ही नहीं करेगा। अगर आप सब, और दूसरा क्या, मशीन को रीस्टार्ट करके एक देख लें, अगर फिर भी नहीं होता, लास्ट हाल यही है कि आप मशीन को डोमेन रीज्वाइन कर दें एक दफ़ा। ठीक है, मशीन को डोमेन रीज्वाइन करेंगे, दोबारा से वो उसका कंप्यूटर अकाउंट ऑथेंटिकेट हो जाएगा आईडी में जाकर, फिर मशीन लॉगिन कर सकती है। तो ये नेटवर्क में कब सम टाइम होता है, एरर आ जाता है कि डोमेन कंट्रोलर अवेलेबल ही नहीं है। तो इसकी सेटिंग्स में जाके देख लेते हैं, इसका अडॉप्टर इंटरनली आ रहा है, और डोमेन कंट्रोलर का भी वैलिडेट कर लेते हैं, उसका भी इंटरनल पे ही सिलेक्ट है। तो ये एक्सटर्नल हुआ हुआ है यहाँ से सेट, इसको मैं इंटरनल कर रहा हूँ। ठीक है, हमारी कनेक्टिविटी की इंटरनल के साथ हुई हुई थी, अगर ये इसको मैं एक्सटर्नल कर देता फिर कम्युनिकेशन मेरी हो जानी थी। अब उसी को मैंने इंटरनल कर दिया। अब यहाँ से देखते हैं, ठीक है, रिप्लाई आना शुरू हो गया। तो इसको मैं लॉग ऑफ कर रहा हूँ, दोबारा उसी यूज़र से लॉगिन करवा रहा हूँ। मुझे मैसेज आना चाहिए कि आपको इस मशीन के ऊपर लॉगिन करना अलाउ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मैंने क्या स्पेसिफिक किया हुआ है, किस मशीन के ऊपर इसको अलाउ है, PC1 और PC2 के ऊपर, जबकि इस मशीन का नेम किया है test01-PC। इस मशीन का नाम डिफरेंट है, तो इस पर लॉगिन नहीं होना चाहिए इस यूज़र को, एहसन को। अब ये देखो यहाँ पे क्या आ गया आपको, योर अकाउंट इज़ कन्फिगर टू प्रिवेंट यू फ्रॉम यूजिंग दिस कंप्यूटर, कि आपको ये कंप्यूटर यूज़ करने की इजाज़त नहीं है। ठीक होगा, तो ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं आप, यूज़र स्पेसिफिक मशीन के ऊपर लॉगिन करें। अगर आपने यूज़र को मशीन डेडिकेट कर दी है कि तुमने इसी मशीन पे काम करना है, तो यूज़र को सिर्फ उसी मशीन पे आप एक्सेस दें। अब आगे चलते हैं, ये बात होगी क्लियर। टॉपिक 2 पे क्या है, हाउ टू क्रिएट यूज़र टेम्पलेट। यूज़र का टेम्पलेट क्या, कैसे क्रिएट करना है और उसको रीयूज़ किस तरह करना है आपने, ये दो चीज़ें। अब आपको पता है एक्टिव एक्टिव जब एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हैं आप, आपकी कंपनी में लाइक एक नया एम्प्लॉय आता है, आप उसका यूज़र अकाउंट मैनुअली जाके, जिस तरह हमने भी क्रिएट किया था जी, वो इस तरह क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद आपको पता है कि यूज़र की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मॉडिफाई करनी या ऐड करनी पड़ती है आपको। इसको मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ, वहाँ से अडॉप्टर चेंज हुआ तो ये डिस्कनेक्ट हो गया डोमेन कंट्रोलर। ये क्यों नहीं हो रहा, कंसोल पे चले जाते हैं इसकी। यूज़र की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जो बाद में मॉडिफाई करनी पड़ती है, लाइक यूज़र की एम्प्लॉय आईडी है, वो आपको ऐड करनी पड़ेगी। यूज़र का ईमेल एड्रेस है, वो आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ। यूज़र का टेलीफोन नंबर, यूज़र का एड्रेस, और यूज़र किस किस ग्रुप का मेंबर है, वो आपको सारा मैनुअली डिफाइन करना पड़ता है। कि यूज़र को वीपीएन ग्रुप पे एक्सेस है तो उसको वीपीएन के ग्रुप में ऐड करना पड़ता है, उसको इंटरनेट पे एक्सेस है तो इंटरनेट का एक आपने ग्रुप क्रिएट किया हुआ था, वो ग्रुप में यूज़र को ऐड करना पड़ता है। इसके अलावा शेयर पॉइंट चल रहा है तो उसके ग्रुप में आपको ऐड करना पड़ता है। इसके अलावा कोई कस्टम एप्लीकेशन चल रही है तो जाहिर सी बात है, हर कस्टम एप्लीकेशन या वीपीएन पे आपने किसी स्पेसिफिक ग्रुप को राइट्स दिए होते हैं। अगर यूज़र उस ग्रुप का मेंबर होगा तो वो उसको यूज़ कर सकता है। लाइक आपने एक ग्रुप क्रिएट किया, आपने कहा कि जो यूज़र इस ग्रुप का मेंबर है उसको राइट्स हैं इंटरनेट के ऊपर। अगर कोई यूज़र इस ग्रुप का मेंबर नहीं है, वो इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है, कोई नया एम्प्लॉय आया तो आपकी कंपनी के कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, इसको वीपीएन पे एक्सेस देनी है, इसको इंटरनेट पे एक्सेस देनी है, इसको शेयर पॉइंट पे एक्सेस देनी है, इसको कस्टम एप्लीकेशन उस पर एक्सेस देनी है, तो उसको ग्रुप्स में डिफरेंट ऐड करना पड़ता है, प्लस उसका एड्रेस जाके ऐड करना पड़ता है। और डिफरेंट जो यूज़र की फ़ाइल में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको जाके मैनुअली ऐड करवानी पड़ती है हर यूज़र के अगेंस्ट जब भी नया यूज़र क्रिएट करेंगे। तो बेटर यही है कि आप एक टेम्पलेट यूज़र क्रिएट करें, उस एक यूज़र क्रिएट करें, उसके अंदर सारी सेटिंग्स डिफाइन कर दें कि ये ग्रुप यूज़र इस ग्रुप का मेंबर होगा और इसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये होगा और इसका एड्रेस ये होगा। अब क्या होगा, उस यूज़र को आप डिसेबल करके रख लें, जब भी कोई नया बंदा कंपनी में आता है आप उस टेम्पलेट के ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी करें। कॉपी करने के बाद वो यूज़र का क्या करे, सिंपल लॉगिन नेम दे और फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे, उसका पासवर्ड एंटर कर दें। सिंपल इतना करना है। वो यूज़र क्या करेगा, उसके अंदर ऑटोमेटिक जो टेम्पलेट बनाया हुआ था वो चीज़ें उसके अंदर इंपोर्ट हो जाएगी। लाइक ये यूज़र इस ग्रुप का मेंबर है, वो सारे काम आपको मैनुअली दोबारा से करना नहीं पड़ेगा आपको। तो लाइक यहाँ पे एहसन अली था, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज में और हमें, भाई हाँ जी, ये एस एन एल की जहाँ पे आपने PC1 PC2 दिया था वो फील्ड दिखाइएगा जरा, अकाउंट में जाके, यहाँ पे जाके, लॉग ऑन टू। हाँ जी, ये इसका मतलब है सिर्फ ये दो पीसीज के ऊपर ऑनलाइन हो सकता है, बाकी और किसी पे भी हाँ नहीं। बाकी पे नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये किसी स्पेसिफिक पे डिनाई करे, बाकी सब पे लॉगिन हो, स्पेसिफिक पे डिनाई करे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अभी हमने कहा इन दो पे लॉगिन हो बाकी पे ना हो। अब बताता चलूँ, अगर आप चाहते हैं कि इन
स्पेसिफिक पे ना हो, लाइक 1 2 पे ना हो, बाकी सब पे हो, तो वो यहाँ से पॉसिबल नहीं है। वो ग्रुप पॉलिसी के थ्रू जाके कर सकते हैं आप। ग्रुप पॉलिसी में एक सेटिंग होती है, वहाँ पे आप जाके कह दें कि ये यूज़र है, इन 2 मशीन पे लॉग इन नहीं हो सकता, और ग्रुप पॉलिसी इनेबल करके कंप्यूटर अकाउंट डिफाइन कर दे, यूज़र उन 2 पे डिनाई होगा, बाकी सब पे क्या होगा, लॉग इन कर सकते हैं। वो डोमेन कंट्रोलर की ग्रुप पॉलिसी में। हाँ, ग्रुप पॉलिसी सिंपल, ग्रुप पॉलिसी ऐसे ही डोमेन कंट्रोलर के अंदर ग्रुप पॉलिसी पढ़ेंगे, वो आपको आइडिया हो जाएगा था। डोमेन कंट्रोलर के अंदर ग्रुप पॉलिसी कन्फिगर करेंगे, वो क्लाइंट यूज़र के ऊपर पुश हो जाएगी। ठीक है। तो वो ग्रुप पॉलिसी बिल्कुल उसी तरह जो लोकल ग्रुप पॉलिसीज हमने पढ़ी थी, इंटरफेस भी सारा का सारा वो है, बट वर्किंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। अब क्या इस यूज़र या इसका क्या है, पीओ बॉक्स आ गया आपके पास, सिटी आ गया, इसका पोस्टल एड्रेस, कंट्री है, इसके अलावा यूज़र का मेंबर ऑफ आ गया, ये किस किस ग्रुप का मेंबर है। इस टाइम ये डोमेन यूज़र से एक बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप बना होता है डोमेन यूज़र्स का, जब भी कोई नया यूज़र क्रिएट करते हैं वो उस ग्रुप में चला रहता है। डोमेन एक ग्रुप क्यों क्रिएट करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, इसको आगे जाके इसकी टाइप्स क्या हैं, ये थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, क्योंकि ग्रुप्स में अगर हम जाएँ तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ है ग्रुप्स की जब टाइप्स पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना समझ लें, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के अंदर कलेक्शन ऑफ यूज़र्स है या कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स भी ऐड कर सकते हैं। 5 6 यूज़र्स हैं, आप 5 6 यूज़र उठा के एक ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो कहाँ किसी जगह पे अगर किसी को राइट्स देनी है किसी स्पेसिफिक फोल्डर के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि मैं 5 यूज़र्स को मैनुअली ऐड ना करूँ और एक ग्रुप बना लूँ, उसी ग्रुप को मैं ऐड करूँ, तो आप सिक्योरिटी अप्लाई हो जाए ग्रुप के ऊपर। बेनिफिट क्या हुआ आपको, अगर 100 यूज़र थे, 100 के 100 यूज़र्स वहाँ पे कॉल नहीं करने पड़े, आपने सिंपल एक ग्रुप को कॉल किया, उसके अंदर जितने 100 के 100 यूज़र थे वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएंगे और सिक्योरिटी उन पर अप्लाई हो जाएगी, चाहे वो डिनाई किया या अलाउ किया है। तो ग्रुप को बाद में देखेंगे। फिलहाल ग्रुप क्या है, ग्रुप के अंदर मल्टीपल यूज़र्स ऐड कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर एक ग्रुप को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप के अंदर ओयू नहीं ऐड होता, ये बात याद रखनी है। ग्रुप के अंदर यूज़र ऐड हो सकता है, या ग्रुप के अंदर एक ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, नेस्टेड ग्रुप जिसे सब ग्रुप कहते हैं। तो मैं दिखा था डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। अभी हर यूज़र के अंदर आके उसको मैनुअली डिफाइन करना पड़ता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को। ये किस ग्रुप का मेंबर है, फिलहाल ए ग्रुप का मेंबर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ग्रुप इसको किसी और ग्रुप का भी यहाँ पे मेंबर यहाँ पे बना देता हूँ। एस एन को नहीं, हम ऐसा काम करते हैं, टेम्पलेट बनाएंगे, टेम्पलेट के अंदर एक ग्रुप ऐड करेंगे, बाद में यूज़र क्रिएट करके देखेंगे उस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए। फिलहाल टेम्पलेट बिल्कुल उसी तरह क्रिएट करना है आपने जिस तरह आप सिंपल यूज़र क्रिएट करते हैं। मैं उसका नाम क्या रख देता हूँ, टेम्पलेट यूज़र मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक हो गया। लोगो नेम भी मैंने इसका क्या कर दिया, टेम्पलेट यूज़र। नेक्स्ट किया, इसका पासवर्ड यहाँ से सेट कर दिया। तो पासवर्ड चेंज ना हो इसका, या पासवर्ड चेंज करना है चेंज करवा दे, और अकाउंट इज़ डिसेबल। जब भी टेम्पलेट क्रिएट करना है उसको डिसेबल करके अपने पास रखना है। क्यों, उसके उस यूज़र ने तो सर्विसेज तो नहीं ना लेनी नेटवर्क से, आप उसको एज अ टेम्पलेट के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं। तो क्रिएट बिल्कुल सिंपल है, आपने यूज़र नेम दिया उसका और पासवर्ड दिया और उसको एंटर कर लिया यहाँ पे। यहाँ पे मैं फिनिश कर रहा हूँ, उसको मैंने डिसेबल किया था, और ये देखिए ये रेड कलर का डाउनवर्ड साइन आ रहा है तीर का, एरो का, तो इसका मतलब ये अकाउंट इस टाइम डिसेबल है। एक्टिव डायरेक्टरी में जब भी देखना हो जिसके ऊपर ये सिंबल आ रहा है, इसका मतलब वो डिसेबल है, और ये वाला इनेबल है इस टाइम, क्योंकि इसके ऊपर कोई डाउनवर्ड एरो का साइन नहीं है। तो इसकी मैं आप प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ, लाइक एड्रेस इसका मैंने कर दिया यहाँ पे, पीओ बॉक्स 100 एड्रेस मैंने कर दिया लाहौर। कुछ भी आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपने कोई भी ऐड करनी है। इसके अलावा टेलीफोन नंबर, इसका टेलीफोन नंबर कोई कर दे, होम का एड्रेस। इसके अलावा अगर यूज़र की प्रोफाइल है ये चीज़ के, अगर यूज़र को ये आगे जाके पढ़ेंगे कि यूज़र की प्रोफाइल जो है यहाँ पे लोड हो, हमेशा इस पाथ पे जाके इसकी प्रोफाइल क्रिएट हो, पाथ भी डिफाइन कर दें। तो जब भी कोई यूज़र आएगा उसका डाटा कहाँ पे रहेगा, सर्वर पे जाएगा। हर यूज़र का आपको पाथ मैनुअली डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा होम डायरेक्टरी भी देख सकते हैं कि अगर कोई शेयर्ड फोल्डर है, जब भी यूज़र कनेक्ट हो तो ये स्पेसिफिक फोल्डर मैप होकर माई कंप्यूटर में इसके पास आ जाए। बाद में देखेंगे कि डायरेक्टरी किस तरह मैप करनी है, रोमिंग प्रोफाइल किस तरह क्रिएट करनी है, लोगों स्क्रिप्ट्स को भी बाद में देखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई पैरामीटर डिफाइन कर दें हम तो वो वहाँ पे आ जाएंगे। अगर लाइक मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, और भाई ये एट द टाइम ऑफ क्रिएशन होगा या बाद में भी पुश करवा सकते हैं यही सेटिंग? अभी टेम्पलेट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, टेम्पलेट के अंदर मैं सेटिंग सारी डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, जब मैं नया यूज़र बनाऊंगा मुझे सेटिंग्स डिफाइन नहीं करनी पड़ेंगी। क्यों, वो टेम्पलेट के अंदर से उसने अपने अंदर इंपोर्ट कर लिया, कॉपी कर लिया। अगर सिंपल यूज़र बनाते हैं बाद में उसको भी साइन कर सकते हैं आप। अभी तो हम शॉर्टकट देख रहे हैं ना
कि हमें 5-6 ग्रुप्स में ऐड ना करना पड़े, एम्प्लॉय आईडी ये वो चीज़ें ऐड ना करनी पड़े हर। 8-10 मतलब लड़कों के लिए एक प्रोफाइल बना रहे हैं, हाँ आप तो तुम मतलब हाँ कह रहे हैं मल्टीपल कि इस प्रोफाइल भी, डिपार्टमेंट को। हाँ मल्टीपल प्रोफाइल भी बना सकते हैं। आपकी कंपनी बहुत बड़ी ग्रो कर रही हो, सेल्स के यूज़र ही 100 हैं और कंपनी में हर एम्प्लॉयज़ का आना जाना लगा रहता है, कभी कोई एम्प्लॉय आ गया, कभी छोड़ गया, किसी ने डिज़ाइन कर दिया। तो आप क्या कहते हैं, एक सेल्स यूज़र की प्रोफाइल बना लेते हैं। अब सेल्स यूज़र को स्पेसिफिक ग्रुप्स के ऊपर राइट्स थे, वो ग्रुप आपने ऐड किए, स्पेसिफिक उनकी होम डायरेक्टरी यहाँ पे स्पेसिफिक थी, स्पेसिफिक फोल्डर के ऊपर उनको एक्सेस थी। और इसके अलावा डिफरेंट सेटिंग्स जो हैं वो आपने डिफाइन की और सेल्स का एक टेम्पलेट बना के रख लिया। जब भी कोई नया कंपनी में एम्प्लॉय आएगा सेल्स का, आप सेल्स के टेम्पलेट को यूज़ करते हुए वो यूज़र अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। इसी तरह मार्केटिंग का आप अलग टेम्पलेट क्रिएट कर लें, यानी कि कॉमन सेटिंग्स आपने देखनी है, ठीक है ना। जो कॉमन सेटिंग्स है वो आपने टेम्पलेट में ऐड करके रख लेनी है। बाद में यूज़र अकाउंट क्रिएट करके उस टेम्पलेट से जो फर्दर सेटिंग्स है आगे, जो आपका स्टैंडर्ड नहीं है, जो एक स्पेसिफिक यूज़र को स्पेसिफिक ग्रांट करनी है, सबको नहीं देनी, वो उस यूज़र की प्रॉपर्टीज़ में जाके बाद में दे दें। जो कॉमन सेटिंग्स है ना वो आप उनका टेम्पलेट क्रिएट करते हैं नॉर्मली। कॉमन सेटिंग्स क्या जी, फोल्डर शेड ये होगा और यूज़र इस ग्रुप का मेंबर होगा, इंटरनेट पे एक्सेस होगी, इस चीज़ पे एक्सेस होगी इसको। ठीक है, समझ लगी इसकी टेम्पलेट का पर्पज़ क्या है, लगी है ना समझ। ठीक है, अभी मैं इसको हाँ जी। मैं टेस्टिंग के लिए यहाँ पे किसी और ग्रुप में इसको ऐड कर देता हूँ। मैं डोमेन एडमिन में ऐड कर दिया फॉर एग्जांपल। अब ये 2 ग्रुप्स का मेंबर है, इसको मैंने क्या करा, 2 ग्रुप्स का मेंबर है, प्लस यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन कुछ ऐड की है और मेंबरशिप में चेंजेस की है। इसके अलावा अगर कोई इसका ये किसी मैनेजर कोई कंपनी में किसके अंडर काम कर रहा है तो आप यहाँ पे उसका मैनेजर ने भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो यहाँ से फील्ड एक्टिव डायरेक्टरी की गेट करके आगे डाटा डिस्प्ले करवाती है, तो यहाँ से वो मैनेजर भी सेट कर सकते हैं कि जितने भी सेल्स के यूज़र आते हैं, जाहिर सी बात है सेल्स का मैनेजर एक होगा, तो आप मैनेजर नेम भी पहले ही सेट करके रखें। उसकी डेजिग्नेशन क्या है, जॉब टाइटल सेट करके रख ले, डिपार्टमेंट कौन सा सेल्स का, कंपनी कौन सी है, कंपनी का नाम, तो जॉब टाइटल वगैरह उसकी जो भी डेजिग्नेशन है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इसको फिलहाल मैं ओके कर रहा हूँ, ये टेम्पलेट मेरे पास क्रिएट हो चुका है। अब मैंने इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए एक नया अकाउंट क्रिएट करना है। जब मैं नया अकाउंट क्रिएट करूँगा तो सारी सेटिंग जो इसमें थी, सारी नहीं, कुछ सेटिंग्स नहीं आती है, मैं बताता हूँ अभी कौन सी नहीं आती। कुछ सेटिंग्स जो है लाइक जो मेजर मेजर सेटिंग्स है, मेंबरशिप वगैरह आ गया, यूज़र का टेलीफोन नंबर और जनरल इन्फॉर्मेशन आ गई, वो वहाँ पे आ जाएगी। फिलहाल टेम्पलेट को री यूज़ किस तरह करना है, टू क्रिएट अ न्यू यूज़र, तो राइट क्लिक करके सिंपल इसको आपने कॉपी करना है। ये कॉपी आ रहा है टॉप पे, जैसे इसको कॉपी किया वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मांग रहा है। टेम्पलेट में से जो जनरल का टैब आ रहा था ना सबसे पहले, मैं कैंसिल करके दिखाता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी में गया, ये जनरल के टैब में से कोई भी इंफॉर्मेशन कॉपी नहीं होती। क्यों नहीं होती, करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो यूज़र आएगा उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या होगा, वो तो डिफरेंट होगा ना। ठीक हो गया, तो कुछ इन्फॉर्मेशन ना कॉपी नहीं होती ये वाली, लेकिन जो मेंबरशिप है हमारी ये वहाँ पे चली जाएगी वहाँ। तो राइट क्लिक करके मैं कॉपी कर रहा हूँ, और ये होनी भी नहीं चाहिए था, कॉपी करता फ़ायदा नहीं था, मुझे दोबारा यहाँ से यूज़र नेम देना पड़ना था। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे एक यूज़र आता है आसिम, आसिम का यूज़र पहले बना तो नहीं हुआ था, शायद डिलीट कर दिया था। ठीक है, यूज़र नेम यहाँ पे मैंने देखे, नेक्स्ट किया और पासवर्ड यहाँ पे मैंने टाइप किया। अब नीचे ये वाली इन्फॉर्मेशन देखे, ये इसने कहाँ से उठाई है, मस्ट चेंज पासवर्ड, ये मैंने तो नहीं मेंशन किया, बाय डिफॉल्ट अनचेक होता है सब कुछ। तो यहाँ पे अकाउंट इज डिसेबल, वहाँ पे भी मैंने चेक किया था, पासवर्ड नेक्स्ट लॉगिन पे चेंज की भी मैंने चेक किया था, तो इसने टेम्पलेट से उठाया। तो मैं नेक्स्ट करके से क्या करता हूँ, फिनिश करता हूँ। अब आसिम बाय डिफॉल्ट डिसेबल क्रिएट हुआ है, आप इनेबल कर दें, इसको इनेबल करना है तो अकाउंट हैज़ बीन इनेबल्ड। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और इसकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं, एड्रेस में देखिए इन्फॉर्मेशन आ रही है जो मैंने वहाँ पे ऐड की थी, ऑटोमेटिक उसने उठा ली, मैंने नहीं मेंशन की। इसके अलावा मेंबर ऑफ देख लें, बाय डिफॉल्ट जब भी एडी में यूज़र क्रिएट होता है वो सिर्फ एक ग्रुप का मेंबर होता है, वो कौन सा, डोमेन यूज़र्स का, लेकिन मैंने इसको डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स भी दे दिए हैं। किस लेवल के राइट्स, जो ये वाले एडमिनिस्ट्रेटर को राइट्स हैं, उस लेवल के राइट्स मैंने इस यूज़र को दे दिए हैं। अब ये जो एहसन है, आसिम यूज़र है, ये सारे के सारे काम किसके कर सकता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर परफॉर्म कर सकता है। तो टेम्पलेट इस तरह क्रिएट करना, इसको रीयूज़ कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड सेटिंग्स है आपकी, जो कॉमन सेटिंग्स है, उसका एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करके उसको डिसेबल स्टेट में रखें। जब भी नया एम्प्लॉय आए उसको राइट क्लिक करके कॉपी करके और नया यूज़र क्रिएट कर लें, और जितनी सेटिंग्स होगी वो उसमें आ जाएंगी। अगर बाद में आप चाहते हैं कि आसिम के अंदर कॉमन सेटिंग्स तो सारी आ गई टेम्पलेट में से, आप चाहते हैं कोई नई सेटिंग्स में इसमें ऐड करूँ, लाइक इसका टेलीफोन नंबर जो डिफरेंट होगा वो आप यहाँ पे जाके डिफाइन कर सकते हैं, जो भी इसका मोबाइल नंबर है। ठीक हो गया, तो ये बात थोड़ी सी देखें कि टेम्पलेट एक अच्छी चीज़ है, इसको
अपनी कंपनी में यूज़ करें, जो स्टैंडर्ड सेटिंग्स है, एक टेम्पलेट क्रिएट करके रख लें। ये दो चीज़ें होगी। अब आ रहे हैं एल के ऊपर। एल क्या चीज़ है? तो एल है लाइट वेट एब्रीवेशन। इसका इंटरव्यू में लाजमी तकरीबन आपसे पूछा जाएगा, जहाँ पे जाएंगे एल किया। इंटरव्यू का लाजमी समझ ले मैंडेटरी क्वेश्चन है, जहाँ पे जाना है एक्टिव डायरेक्टरी की बात करेंगे, उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन ये करना है एक्टिव डायरेक्टरी प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करती है। आप कहते हैं मुझे एक्टिव डायरेक्टरी की डिजास्टर रिकवरी आती है, साइट्स एंड सर्विसेज आती हैं, ग्रुप पॉलिसीज आती हैं, मल्टी डोमेन मैनेजमेंट करने आती है मुझे, मल्टीपल फोरस में मैं उसको मैनेज कर लूँगा। वो बंदा क्वेश्चन करता है यार एल क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी का कोर प्रोटोकॉल कौन सा, आपको पता ही नहीं, तो फिर उसको पता लग जाएगा इसको किस लेवल का काम आता है। तो एल के एक्टिविटी का जो एक्टिविटी काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ करती है। ऑथेंटिकेशन करने के लिए कैटब्रोज है, डिफरेंट काम करने के लिए, रेप्लिकेशन करने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल, IP SMTP है वो। तो जो लेकिन जो एक्टिव डायरेक्टरी का कोर प्रोटोकॉल है, जो कोर कंपोनेंट है इसका, जो कोर प्रोटोकॉल है, जो हो अगर वो ना हो, वो वर्क ना करे, इसमें कोई इशू आ रहे हो, तो एक्टिव डायरेक्टरी काम करना ही छोड़ देगी आपकी। तो वो प्रोटोकॉल है एल लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। ये पोर्ट यूज़ करता है 389 को। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देख लें, इनको स्टेप्स को फॉलो करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें याद कर लेनी है लाजमी। लिखा हुआ यहाँ पे LDAP नहीं पढ़ना है, LDAP करते हैं इसको टेक्निकली, LDAP, ठीक है। LDAP इज़ ए कोर प्रोटोकॉल एक्टिव डायरेक्टरी, सब कोर प्रोटोकॉल है। अब नीचे ये है क्या, LDAP इज़ ए लाइट वेट प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग डायरेक्टरी सर्वर्स। ये एक्टिव डायरेक्टरी को बेसिकली कहते हैं, ये डायरेक्टरी सर्वर है। डायरेक्टरी सर्वर कैसे है कि इसके ऊपर एक डेटाबेस पड़ी है और सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास उसके अंदर पड़ी है। वो क्या एक डायरेक्टरी का काम कर रही है, एक डायरेक्टरी के अंदर क्या है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो हम क्या कहते हैं, एक डायरेक्टरी सर्वर है। तो एक्टिव डायरेक्टरी या डायरेक्टरी सर्वर को एक्सेस जब भी करना है आपने, उससे कोई इन्फॉर्मेशन गेट करनी है, एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कोई क्यूरी करनी है, जब भी एक्टिव डायरेक्टरी को गेट करने, उनसे कोई इन्फॉर्मेशन गेट करनी है, उसके साथ कोई क्यूरी करनी है, या इवन कि उसके साथ कोई ऑथेंटिकेशन करनी है, तो बीच में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होगा आपके पास, एल का प्रोटोकॉल। आपने कोई यूज़र लॉगिन करना है, एल से उसने एक्टिव डायरेक्टरी के साथ क्यूरी करनी है, क्यूरी करने के लिए बीच में कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, एल का। आपका एक सर्वर है, कस्टम एप्लीकेशन है, आपने उसको एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ऑथेंटिकेट करवाना है, तो बीच में कौन सा प्रोटोकॉल चलेगा, एल का। आपकी इसी तरह कोई एप्लीकेशन है, उसने देखना है कि एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़र पड़ा हुआ है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसने एक्टिव डायरेक्टरी से ईमेल एड्रेस गेट करना है, और उसका जो भी वेब इंटरफेस है या डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, उसने अपने इंटरफेस के ऊपर उसको डिस्प्ले करना है। यानी कि उस एप्लीकेशन ने कम्युनिकेशन करनी है एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। कम्युनिकेशन क्यों करनी है, ताकि एक्टिव डायरेक्टरी से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को गेट करके अपने जो भी उसका इंटरफेस है वही उसके ऊपर डिस्प्ले करवा सके। तो बीच में प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ हो रहा होगा, एल का। इन शॉर्ट ये है कि एल कहाँ पे यूज़ होता है, एल है क्या, जब भी एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, उसे इन्फॉर्मेशन गेट करनी है, उसके साथ ऑथेंटिकेशन करनी है, तो एल का प्रोटोकॉल यूज़ होगा। अब ये बात थोड़ी सी समझनी है, तीसरा स्टेप, एल डायरेक्टरी सर्विस बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल का चीज़ है, ये चीज़ समझनी है, यानी कि क्लाइंट सर्वर मॉडल के तौर पे काम करती है। क्या मतलब, एक तरफ क्लाइंट होगा एल का, एक तरफ एल का सर्वर होगा, कम्युनिकेशन उन दोनों के दरमियान होगी। एल सर्वर का होना भी ज़रूरी है, एल क्लाइंट का होना भी ज़रूरी है। एल क्लाइंट होगा तो आप एल सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। अब अज्यूम करें ये कि ये एक्टिव डायरेक्टरी, मैंने कहा कि ये क्या है, एल सर्वर है। पहले भी बताया था एक्टिव डायरेक्टरी सिंपल एल सर्वर नहीं है, या डायरेक्टरी सर्वर सर्विसेज सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी ही नहीं है। इंटरनेट पे भी आप सर्च करेंगे ओपन सोर्स या एल सर्वर, फ्री एल सर्वर, तो आपको अच्छी खासी एक लिस्ट मिल जाएगी। सांबा क्या है, लाइनिक्स में जाए, लाइनिक्स वाली साइट पे सांबा काफ़ी फेमस। सांबा भी क्या है, एक डायरेक्टरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो भी एक एल सर्वर के तौर पे काम करता है। तो काफ़ी सारे एल सर्वर है। हम इस टाइम क्या पढ़े हैं, एक्टिव डायरेक्टरी एल सर्वर। जितनी भी डायरेक्टरी सर्विसेज हैं, ये बात याद रखनी है, जितनी भी डायरेक्टरी सर्विसेज हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करनी है, प्रोटोकॉल हमेशा एल यूज़ होगा। ये एक्टिव डायरेक्टरी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल नहीं है कि आपने एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो एल का प्रोटोकॉल बीच में है, नहीं। जितनी भी डायरेक्टरी सर्विसेज की जितने टूल्स हैं, जितने सॉफ्टवेयर्स हैं, सब के सब एल प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे होते हैं। जब सारी की सारी डायरेक्टरी सर्विसेज एल प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगी, तो इस प्रोटोकॉल को हम कह सकते हैं ये ओपन स्टैंडर्ड है। ये किसी वेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है अपने सर्वर के लिए, ये इस प्रोटोकॉल पे कम्युनिकेशन कर सकती हैं। ये ओपन स्टैंडर्ड है। लाइनिक्स पे अगर डायरेक्टरी सर्विस इंस्टॉल करते हैं, यूनिक्स पे करते हैं, मैक पे करते हैं, विंडोज़ पे करते हैं, तो एल प्रोटोकॉल ने हमेशा यूज़ होना है। बताने का पर्पज़ ये था, ऐसा नहीं है कि एक एप्लीकेशन लाइनिक्स पे पड़ी हुई है या यूनिक्स पे पड़ी हुई है, आप उसको माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिवेट के साथ ऑथेंटिकेट करवाना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल है, क्यों, एल हर टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम एल को सपोर्ट करता है, ये ओपन स्टैंडर्ड है। इंटरव्यू में ये भी पूछते हैं एल ओपन स्टैंडर्ड है कि नहीं है, या माइक्रोसॉफ्ट स्पेसिफिक है, या एक्टिव डायरेक्टरी तक स्पेसिफिक है। तो एक्टिव डायरेक्टरी तक स्पेसिफिक नहीं है,
ये ओवरऑल हर तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सपोर्ट करता है। अगर एलडेप क्लाइंट आपका लाइनक्स पे यूनिक्स पे है और आप माइक्रोसॉफ्ट के एलडेप सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं तो पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है आपको। अब यहाँ पे अज्यूम करें एलडेप कहाँ पे यूज़ होगा। आप अज्यूम करें अटेंडेंस एप्लीकेशन, आप कंपनी में एंटर होते हैं और कोई कार्ड है आपका, थंब रीडर है, आप अटेंडेंस यानी के लगाते हैं कंपनी में जाके। अब अटेंडेंस का जाहिर सी बात है कोई ना कोई यूज़र होगा, उस यूज़र के अगेंस्ट उसकी जो भी टाइमिंग है वो मार्क हो रही होगी एप्लीकेशन के अंदर जाके। अब ये एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, अलग बात है जो भी है, बहरहाल ये एप्लीकेशन है। इसने यूज़र्स की अटेंडेंस को क्या करना है, मार्क करना है, अपने पास डाटा को सेव करके रखना है और डिस्प्ले करवाना है, ताकि कंपनी के जो भी मैनेजमेंट है वो देख सके ये यूज़र कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, इसने कितनी लीव्स की हैं, कितनी छुट्टियाँ की हैं, कब ये एबसेंट था। इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन इसमें जो भी मॉड्यूल ऐड किए हुए हैं। अब एक चीज़ तो ये थी इसकी अपनी डेटाबेस यूज़ हो, लेकिन हमने क्या कहा था वो एक अच्छा तरीका नहीं है। कंपनी में 10 सर्वर चल रहे हैं तो 10 की अथेंटिकेशन हर अलहदा से हो रही है, कोई अच्छा तरीका नहीं है डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट में। तो हम चाहते थे सेंट्रलाइज मैनेजमेंट करे। अब ये एप्लीकेशन आपने क्रिएट की, डेवलपर ने क्रिएट की, हमारे से कोई वास्ता नहीं। डेवलपर से आपने कस्टम एप्लीकेशन क्रिएट करवा ली और डेवलपर को बताया यार इसमें तुम्हें लोकल डेटाबेस यूज़ नहीं करनी। मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर पड़ा हुआ है, ये वाला एलडेप सर्वर, उसका आईपी एड्रेस ये है, होस्ट नेम ये है, पोर्ट 389 पे वो लिसन कर रहा है। मैं चाहता हूँ इस सर्वर के साथ ऑथेंटिकेशन वो मैं चाहता हूँ यूज़र ने पासवर्ड जो है वो इस सर्वर से ले। तो वो क्या करता है, एलडेप क्लाइंट का मॉड्यूल अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर देता है। वो खुद क्रिएट करेगा, डेवलप वहाँ पे मॉड्यूल खुद उसकी कोडिंग करेगा एलडेप क्लाइंट की। एलडेप क्लाइंट का क्या सिंटेक्स होता है कोडिंग करने का वो भी थोड़ी देर में 15-20 मिनट में देखते हैं आगे। तो एलडेप का एक अपना सिंटेक्स है, अभी बताता हूँ। तो वो उसने मॉड्यूल यहाँ पे डिज़ाइन किया। मॉड्यूल डिज़ाइन करने के बाद क्या हुआ, उसने जाके यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड की कि जब भी ऑथेंटिकेशन करनी हो कहाँ पे जाना है, इस सर्वर के पास जाना है और ऑथेंटिकेशन यहाँ से करनी है। अब ये वाली मशीन किसके तौर पे काम करेगी, एलडेप क्लाइंट। और ये मशीन किसके तौर पे काम कर रही है, एलडेप सर्वर। ये एलडेप क्लाइंट क्या है, एलडेप क्लाइंट का मॉड्यूल सपोर्टेड होना चाहिए आपकी एप्लीकेशन में। बाज़ के काफ़ी सारी एप्लीकेशन ऐसी है जो एलडेप मॉड्यूल उनके अंदर ही नहीं होता। इसके अंदर जब एलडेप का मॉड्यूल ही नहीं होगा, एलडेप मॉड्यूल का मतलब इसके अंदर एलडेप क्लाइंट ऐड ही नहीं किया। जब हमने एलडेप क्लाइंट ऐड ही नहीं किया तो एलडेप सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकती। तो आप चाहते हैं कि ये वाली एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन कहाँ से करे, इस सर्वर से। तो इसके ऊपर आपको एलडेप की सेटिंग्स कन्फिगर करनी पड़ेगी। अब ये डिपेंड करता है, थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज होता है जाके हर एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन लेवल पे, हर एप्लीकेशन का। लेकिन जनरल सिंटेक्स जो एलडेप का जो स्टैंडर्ड है वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो इस दौरान ये यूज़र, इसके ऊपर कोई मशीन, यहाँ पे क्लाइंट बैठा हुआ है आपके पास, इसने लॉगिन करना है एप्लीकेशन पे, इसने इसको रिक्वेस्ट सेंड की, इसने कहा कि अच्छा तुम्हें लॉगिन करना है। इसने रिक्वेस्ट, इसके ऊपर एलडेप कन्फिगर था, इसने रिक्वेस्ट सेंड कर दी अपने सर्वर को। सर्वर ने कहा हाँ ये बंदा वैलिडेट है। तो ये वेब पेज क्या होगा, इसने वेब पेज उठा के इसको डिस्प्ले करवा दी इस यूज़र को। तो ये बीच में ये यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल चला है, एलडेप का, ठीक होगा। ये यहाँ पे यूज़र पासवर्ड सेंड करेगा, वो जो इस क्लाइंट ने इस सर्वर को सेंड किया, बीच में कोई ना कोई सेशन है ना, वो सेशन कौन सा सेशन है, एलडेप का सेशन। बिल्कुल इसी तरह आप वेबसाइट को एक्सेस करते हैं यहाँ पे, वो भी सर्वर क्लाइंट टू मॉडल है। आप यहाँ पे लिखा google.com जाके, अब ये मेरा क्लाइंट है, इसे कहते हैं वेब क्लाइंट है, ये जो मेरी मशीन है HTTP क्लाइंट है। और ये किस सर्वर पे जाएगी, वेब सर्वर पे जाएगी और पेज मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। बीच में कौन सा सेशन चल रहा है, प्रोटोकॉल HTTPS का इस टाइम। तो इस टाइम क्लाइंट से जब सर्वर पे रिक्वेस्ट गई और सर्वर से जब क्लाइंट पे रिक्वेस्ट आई, बीच में जो प्रोटोकॉल चल रहा है वो कौन सा। और मेरे मुझे इतनी बताने की ज़रूरत नहीं है प्रोटोकॉल क्या चीज़ है, बिल्कुल CCN ने पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे बंदे ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही ICS में पढ़ा होता है प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल जस्ट लाइक ए सॉफ्टवेयर जो क्या करवाता है, हमारी कम्युनिकेशन करवा रहा होता है। डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिकेशन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल हैं। हर प्रोटोकॉल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईमेल सेंड करनी है वो एक अलग सॉफ्टवेयर है उसका, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईमेल डिलीवर करने की, ईमेल रिसीव करनी है उसका अपना प्रोटोकॉल है, वेबसाइट एक्सेस करनी है उसका अपना प्रोटोकॉल है। तो इसी तरह एलडेप सर्वर को एक्सेस करना है, बीच में कौन सा सेशन चलेगा, एलडेप का। एलडेप क्लाइंट का होना जरूरी है, फिर वो एलडेप सर्वर पे रिक्वेस्ट आएगी आपकी। तो फिलहाल इतना याद रखना, एलडेप सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी से जब भी इंफॉर्मेशन गेट करनी है क्या आएगा, एलडेप। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। यहाँ पे आपके पास क्या है, हेल्पलेस टिंगरिंग सिस्टम आपके पास का। तो आप चाहते हैं ये भी क्या करें, एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ऑथेंटिकेट करें। एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ऑथेंटिकेट करें तो आप क्या करें, इसके अंदर एलडेप क्लाइंट ऐड करवाएं मॉड्यूल, ठीक है। उसके अंदर एलडेप सर्वर की कन्फिग्रेशन करें, तो यहाँ से ऑथेंटिकेशन इस एप्लीकेशन से हो रही है। बीच में कौन सा सेशन चल रहा है, एलडेप का। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि ये ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ हो,
ऑथेंटिकेशन तक ये स्पेसिफिक नहीं है कि एलडैप ऑथेंटिकेशन करने के लिए यूज़ हो रहा है। एलडैप एक्टिव डायरेक्टरी के साथ क्यूरी करने के लिए यूज़ हो रहा है। इन्फॉर्मेशन यूज़र की गेट होगी यहाँ पे आके तो वो वहाँ पे ऑथेंटिकेट हो सकते हैं ना। ऑथेंटिकेशन के लिए तो पीछे कैलब्रोस चल रहा है प्रोटोकॉल, कैलब्रोस का प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे ज्यूम करें कोई भी आपकी कस्टम एप्लीकेशन, लाइक यहाँ पे मैं HRM कहता हूँ, वेब एप्लीकेशन, इसके अज्यूम करें कि यहाँ पे ये एलडैप क्लाइंट के तौर पे भी काम कर रही है, यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है और एलडैप का सेशन चलता है, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हो रही है। इसके अलावा एलडैप का और भी काम है, लाइक यहाँ पे यूज़र का क्या पड़ा हुआ था, यहाँ पे मैं PH लिख रहा हूँ, फ़ोन नंबर पड़ा हुआ है यूज़र का, ठीक है। अब ये यूज़र का फ़ोन नंबर है, यहाँ पे कस्टम एप्लीकेशन है, इसके अंदर आपने डिस्प्ले करवाना है। एक तरीका कि आप इस कस्टम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करें और मैनुअली ऐड करवाएं, लेकिन आप चाहते हैं कि यार मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी में फ़ोन नंबर सब इंप्लॉयज़ के ऐड हैं, तो मैं यहाँ से क्यों ना इसको उठा के इस एप्लीकेशन के अंदर व्यू करूँ। तो आप डेवलपर को कहते हैं यार एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ये फ़ोन नंबर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, इस एट्रीब्यूट के अगेंस्ट तुम अपनी एप्लीकेशन के अंदर ये कन्फिग्रेशन करो कि वो एक्टिव डायरेक्टरी के पास जाए और फ़ोन नंबर उठा के इसके अंदर डिस्प्ले करवा दे। तो क्या करता है वो, यहाँ से रिक्वेस्ट आती है, इसके पास फ़ोन नंबर उठाया जाता है और ये सेव कर कहाँ पे कर लेता है, अपना जो भी इसका वेब इंटरफेस है यहाँ पे वेब इंटरफेस के ऊपर डिस्प्ले करवा देता है आपको। बेनिफिट क्या हो गया, इसकी अपनी कोई डाटाबेस नहीं है, बैकएंड पे डाटाबेस कौन सी यूज़ कर रही है, फ़ोन नंबर वाली। ये हो सकता है कि इस एप्लीकेशन के पीछे, इसको मैं थोड़ा ग्रो कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और मशीन लगी हुई है, डेटाबेस सर्वर लगा हुआ है, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ इसको, SQL सर्वर पड़ा हुआ है, बाकी इन्फॉर्मेशन इस एप्लीकेशन की SQL सर्वर में जा रही होगी। लेकिन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे पास पहले से पड़ी हुई थी, हम चाह रहे थे वो एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू मैनेज हो, तो वो यहाँ से आ जाएंगे। इसके अलावा ये एप्लीकेशन ऐसी है, आप चाहते हैं कि हर एम्प्लॉय का यहाँ पे क्या है, मैनेजर नेम ऐड है, बजाय इसके कि आप मैनेजर नेम यहाँ पे ऐड करवाएं, तो आप कहते हैं यार मैं एक्टिव डायरेक्टरी में मैनेजर नेम जब भी एम्प्लॉय आता है उसका मैं ऐड करवा देता हूँ। तो जब भी इस एप्लीकेशन पे किसी बंदे ने अपना मैनेजर नेम देखना है कि मेरा मैनेजर कौन है इस टाइम, वो लॉगिन करेगा। जब भी आपको पता है कंपनी में फाइनली वैल्यूएशन होती है, क्वार्टरली वैल्यूएशन 3 माह बाद या 6 माह बाद या साल बाद, जब भी कंपनी की वैल्यूएशन होती है तो हर एक पोर्टल बना होता है हर कंपनी में, तो उसके ऊपर होता है कि इसका मैनेजर नेम ये, इसने इसकी ये वाली वैल्यूएशन की है, ये बंदा अच्छा है, काम अच्छा करता है कि नहीं करता, क्या कमेंट्स किए हैं इसकी में, यूज़र को कोई रिकमेंडेशन देनी है, ये आगे फ्यूचर लर्निंग करे, फ्यूचर प्लान करे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल ठीक करें। लेकिन जो भी वैल्यूएशन होनी है, वैल्यूएशन होने के लिए क्या ज़रूरी है, उसका मैनेजर ही वैल्यूएशन करेगा। अब इस एप्लीकेशन के मैनेजर का पता होगा तो वो वैल्यूएशन करेगा ना उसका मैनेजर। तो हम कहते हैं इस एप्लीकेशन को ये कहाँ से करें, यहाँ से एप्लीकेशन यहाँ पे आए, मैनेजर नेम उठाए, मैनेजर नेम जब उठा रहा है वो क्या कर रहा है, बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी से इन्फॉर्मेशन गेट कर रहा है। जब गेट कर रहा है तो इनमें कौन सा प्रोटोकॉल है, ये सेशन कौन सा मैं ऐसे कर रहा हूँ रेड लाइन में, ये एलडैप का सेशन है, इन्फॉर्मेशन गेट की और यहाँ पे मैनेजर नेम डिस्प्ले करवा दिया। तो एलडैप ऑथेंटिकेशन करने के लिए यूज़ होगा। एक्टिव डायरेक्टरी से जब भी क्यूरी करनी है, आपने कोई इन्फॉर्मेशन गेट करनी है, वहाँ पे एलडैप का काम आना है। और चीज़ थोड़ा सा एक्सटेंड करता चलूँ, ऐसा ना आपके लिए एजाइल में करना है आपने, ठीक है। उसके लिए ये है कि ये जो भी कस्टम एप्लीकेशन है आपकी, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर आ जाके आप डिफाइन कर सकते हैं कि जब ऑथेंटिकेशन करनी है या इंफॉर्मेशन गेट करनी है, वो कहाँ से गेट करनी है, किस डोमेन से। लाइक हमारी डोमेन है TL.local, जो भी डोमेन है हमारे यहाँ पे TL.local, ठीक है। एक काम इस एप्लीकेशन में हम ये बता सकते हैं कि जब भी इंफॉर्मेशन गेट करनी है कहाँ से करनी है, TL.local डोमेन के अंदर जितने ग्रुप्स आ जाते हैं, OUs आ जाते हैं, जितने यूज़र्स आ जाते हैं, सबसे ऑथेंटिकेशन करनी है। क्या मतलब हुआ इसका, कि डोमेन के अंदर जितने यूज़र अकाउंट है सबको ऑथेंटिकेट कर दो। ये एप्लीकेशन हर ऑब्जेक्ट को एक्टिव डायरेक्टरी के ऑथेंटिकेट कर सकती है, हर यूज़र ऑब्जेक्ट को। ये था इतना सिक्योर नहीं है ये, क्यों, हर यूज़र ऑब्जेक्ट आपको ऑथेंटिकेट हो सकता है इस एप्लीकेशन के थ्रू। लेकिन बाज़ कंपनी की रिक्वायरमेंट ये होती है, वो कहते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक ग्रुप बना हुआ है, लाइक उसको मैं कह देता हूँ सेल्स का। अब ये वाली जो एप्लीकेशन है ये पूरी डोमेन के साथ ऑथेंटिकेट ना करे, पूरी डोमेन के यूज़र को ऑथेंटिकेट ना करवाए। ये किसको ऑथेंटिकेट करवाए, जो ग्रुप बना हुआ है सेल्स का, उसके जितने मेंबर्स हैं सिर्फ उनको ऑथेंटिकेट करवाए। तो इसको ग्रुप स्पेसिफिक भी कर सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रुप को, या एक स्पेसिफिक OU भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्पेसिफिक OU है, यहाँ पे जो भी OU है आप यहाँ आपका यहाँ पे OU भी, लाइक मैं कहता हूँ सेल्स, जो भी बंदा इस OU का या इस ग्रुप का मेंबर है सिर्फ वो ऑथेंटिकेट हो सकता है इस एप्लीकेशन के ऊपर। अगर कोई बंदा
कोई ओयू है, वो मैनेजर के नाम से ओयू बना हुआ है या मार्केटिंग के नाम से ओयू बना हुआ है और वो यूज़र उसका मेंबर है, तो वो इस एप्लीकेशन के ऊपर ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आप स्पेसिफिक कर सकते हैं कि स्पेसिफिक ओयू या स्पेसिफिक ग्रुप ही इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के ऊपर ऑथेंटिकेट हो सकता है। और वो कौन ऑथेंटिकेट करवा रहा है, कौन इन्फॉर्मेशन वहाँ से गेट कर रहा है कि ये स्पेसिफिक ओयू है, वो जाहिर सी बात है वो एलडैप ही बताएगा, एलडैप का प्रोटोकॉल ही चलेगा। और एलडैप का सिंटेक्स किस तरह लिखना है, किस तरह इस एप्लीकेशन को बताया जाता है, उसका क्या सिंटेक्स होता है कि ग्रुप को ही चेक करना है या ओयू को चेक करना है, वो मैं भी बताता हूँ। फिलहाल इतना था, जब भी कोई एक्टिव डायरेक्टरी से क्यूरी करनी है बीच में एलडैप का प्रोटोकॉल लाजमी आएगा। अब इधर क्या है, एलडैप सर्वर कंटेन द डाटा मेकिंग कम द एलडैप डायरेक्टरी ट्री और एलडैप बैकएंड डाटाबेस। तो एलडैप सर्वर की बात करें, एलडैप सर्वर बेसिकली क्या कर रहा है, उसके पास डाटा पा रहा है और क्या कर रहा है, डायरेक्टरी ट्री क्रिएट कर रहा है। जाहिर सी बात है एक्टिव डायरेक्टरी हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है ना, ओयू हैं, ग्रुप है, यूजर्स हैं, सबसे ऊपर फिर डोमेन आपके पास साइट्स हैं, तो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर आपके पास बन रहा है, उसके अंदर सारा का सारा डाटा पड़ा हुआ है। और जो सारा का सारा डाटा जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है तो उसको एलडैप सर्वर कहते हैं। अब नीचे क्या कह रहे हैं, एन एलडैप क्लाइंट कनेक्ट्स टू एन एलडैप सर्वर एंड आस्क्स इट अ क्वेश्चन, द सर्वर रिस्पॉन्ड विद द आंसर। ये मैंने बता दिया कि एलडैप क्लाइंट क्या करता है, एलडैप सर्वर के साथ कनेक्ट होता है, होने के बाद क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इस यूज़र का जो भी यहाँ पे उम्र क्रिएट है, इसका मैनेजर कौन सा एक्टिव डायरेक्टरी में आके पूछेगा कि इस यूज़र की इंप्लॉय आईडी किया, इंप्लॉय आईडी बताओ, मैंने यहाँ पे अटेंडेंस मार्क करनी है इंप्लॉय आईडी के अगेंस्ट। तो क्या करे, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जाके पूछेगा, एलडैप क्लाइंट पूछेगा, एलडैप सर्वर उसका रिस्पॉन्स करेगा। तो ये वो बात कर रहा है। ये नीचे मैंने बात बता दी, ओपन स्टैंडर्ड है, लाइनिक्स है, यूनिक्स है, विंडोज़ है, उस पर सपोर्ट करेगा। आपका एलडैप क्लाइंट या एलडैप सर्वर विंडोज़ पे भी चल सकता है, लिनक्स पे भी चल सकता है, यूनिक्स पे भी चल सकता है। एलडैप क्लाइंट की भी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, ओपन स्टैंडर्ड है, हर टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये चल सकता है। इंटरव्यू के लिए इतनी बात याद रखनी है, एलडैप की है एक्टिव डायरेक्टरी के साथ क्यूरी करने के लिए, उसे इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए यूज़ होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसकी पोर्ट क्या है, 389 है। तीसरा इसका सिंटेक्स कोई पूछ लेगा। चौथी चीज़ क्या है, ओपन स्टैंडर्ड है क्या नहीं है, ओपन स्टैंडर्ड है, ये होगी चीज़। अब आ जाते हैं आगे, फाइंड या सर्च एडी ऑब्जेक्ट्स। एक्टिव डायरेक्टरी में आपको पता कंपनी में जाते हैं, 500 इंप्लॉयज़ हैं या 1000 इंप्लॉयज़ है, बहुत बड़ी कंपनी है, लाइक डाटा सेंटर टाइप की कोई कंपनी है, जाहिर सी बात है उसमें थाउजेंड्स में यूज़र्स अकाउंट्स होंगे या ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए होंगे, ओयू क्रिएट हुए होंगे, 5000 यूज़र क्रिएट हुए हैं, 500 उसके अंदर ओयू क्रिएट हुए हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर काम करना आपको बहुत टफ हो सकता है कि आप हर ऑब्जेक्ट को मैनुअली फाइंड करते हैं और फिर उसके ऊपर वर्क स्टार्ट करते हैं, उसका कोई भी एट्रीब्यूट चेंज करना है। तो एक अच्छा तरीका नहीं, उसको सर्च किस तरह करवाना है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ऑब्जेक्ट को, दो तरीके हैं, GUI और दूसरा CLI। तो GUI मैं बताता हूँ ऑब्जेक्ट को किस तरह सर्च करवाना है। सिंपल इसको ओपन कर लें, इस मशीन के ऊपर इंटरनल डाटा मेरा डिसेबल है, इसलिए वो कनेक्ट नहीं कर रहा है यहाँ से। मैं चाहता RDP हो रहा था, मेरे पास स्क्रीन फुल आ जाती। अच्छा इंटरनल तो RS के ऊपर IP नहीं दिया हुआ हमने, IP यहाँ पे दे देते हैं और उसको एक्सेस कर लेते हैं वहाँ से, फुल स्क्रीन हो जाएगी तो वीडियो क्लियर बन जाएगी। इस टाइम IP दे के इसको एक्सेस कर रहा हूँ वहाँ से, क्योंकि पहले एक्सटर्नल पे था तो हमारी मशीन RDP हो गई थी वहाँ से। ठीक है, क्रीडेंशियल प्रॉम्प्ट कार्ड है, इसका मतलब कनेक्टिविटी हो गया डोमेन कंट्रोलर के साथ। आगे के रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन पे अलग से क्लास रखेंगे जिसमें देखेंगे रिमोट डेस्कटॉप क्या चीज़ है, इसके अलावा रिमोट मैनेजमेंट किस तरह करनी है आपने डिटेल में इसको। देखिए रिमोट डेस्कटॉप पे भी जब करना है तो इधर इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, डोमेन से लॉगिन करना है तो एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अगर लोकल मशीन से लॉगिन करना है तो डॉट ऐड हो जाएगा। वैसे डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन कर रहे हो आप तो डॉट ऐड कर दें, डोमेन नेम ऐड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस पर लोकल डाटाबेस होती ही नहीं, एक ही डाटाबेस है, तो अंडरस्टूड सी बात है वो डोमेन से ही जाएगा। तो इस टाइम डोमेन कंट्रोलर पे आ गए। अब एक्टिव डायरेक्टरी में बताने लगा तो ऑब्जेक्ट्स को किस तरह सर्च करना है। तो उसके लिए ये एक बटन ये बना मैं आपके पास, राइट क्लिक करके फाइंड है, फाइंड के सर्च का बटन, इसको ओपन कर लें या कैंसिल करके यहाँ पे
जिस OU के अंदर सर्च करवानी है आपने, जिस लेवल पर सर्च करवानी है, उस लेवल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके फाइंड कर सकते हैं। लाइक मैंने पूरी डोमेन पर सर्च करवानी है कि पूरी डोमेन पे सर्च करो। अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक OU के ऊपर सर्च हो, किसी स्पेसिफिक OU को राइट क्लिक करके भी फाइंड करवा सकते हैं। फिलहाल मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे जाहिर सी बात है बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, OU बहुत ज़्यादा होंगे, OU बहुत ज़्यादा होंगे तो यूज़र काउंट भी बहुत ज़्यादा होंगे। आप किसी स्पेसिफिक OU यूज़र की प्रॉपर्टीज़ चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं वो किस OU में पड़ा हुआ है, इस OU में है, मार्केटिंग में है, यूज़र्स में है, कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हर OU के अंदर मैनुअली जाके देखना है, अच्छा सा टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो उसके लिए कि आप सिंपल डोमेन लेवल पे इसको फाइंड करवा लें, राइट क्लिक किया फाइंड, यहाँ पे जो भी आसिम है यहाँ से मैंने क्या किया, आसिम को सिलेक्ट किया, फाइंड कर लिया। फाइंड किया तो उसने बता दी आसिम आपके पास आ गया। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी जो भी एट्रीब्यूट चेंज करने हैं आप वो चेंज कर सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, उसने ऑटोमेटिक सर्च किया है, सर्च करके ले आया। और इनका मतलब कहाँ पे सर्च करवाना है आपने, टेकलिंक डॉट लोकल डोमेन के अंदर। अगर OU लेवल पे करवाना तो OU पे राइट क्लिक करके फाइंड करवाना पड़ेगा। अगर आपके इन फोरस के अंदर मल्टीपल डोमेन्स हैं तो इंटायर डायरेक्टरी का मतलब है दोनों डोमेन्स में फाइंड करो। ठीक हो गया, अभी हमारे पास एक डोमेन पड़ी हुई है तो एक डोमेन में करा, दोनों डोमेन पे फाइंड करवाने इंटायर डायरेक्टरी भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये देखनी है यहाँ पे फाइंड में क्या चीज़ आ रही है आपके पास। बाय डिफॉल्ट कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट है यहाँ पे, यूजर्स को, कॉन्टैक्ट्स को, ग्रुप्स को फाइंड करे। आप यहाँ पे चाहते हैं कि कंप्यूटर अकाउंट आप उसको करवाना चाह रहे हैं, लाइक टेस्ट के नाम से हमारे पे एक PC बना हुआ है, मैं उसको सर्च करवाना चाह रहा हूँ। फाइंड किया यहाँ से तो आ ही नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा, यहाँ से फाइंड मैंने टाइप सेलेक्ट की हुई थी यूज़र्स की, तो उसे यहाँ से कंप्यूटर सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। ओके किया यहाँ पे, अब मैं लिखता हूँ टेस्ट, तो टेस्ट के नाम से हमारे पास एक कंप्यूटर अकाउंट पड़ा हुआ है। अब फाइंड नाउ किया तो ये कंप्यूटर अकाउंट आ गया। जो भी इधर आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है वो चेंज कर सकते हैं आप। ठीक होगी, ये था GUI सर्च करवाने का तरीका आपके पास। अब आ जाते हैं कमांड लाइन, जो हमारा मेन टॉपिक है, CLI किस तरह सर्च करवाना है आपने। तो CLI सर्च करवाने के लिए जो कमांड यूज़ होती है, यहाँ पे मैंने DS ऐड लिख दिया, DS क्यूरी है ये, डायरेक्टरी सर्विसेज क्यूरी कि एक्टिव डायरेक्टरी के साथ हमें क्यूरी करनी है। क्यूरी का मतलब उसके साथ कम्युनिकेशन करनी है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन गेट करनी है। यहाँ पे लिखा है DS क्यूरी, ये कमांड है, एक टूल है CLI बेस, कमांड लाइन बेस। क्या करता है, हेल्प अस टू सर्च एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट, एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स, एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट्स को सर्च करता है। अब इसका सिंटेक्स क्या है इस कमांड का, ये समझ लें। कमांड इसकी है DS क्यूरी, आगे आ रहेगी ऑब्जेक्ट की टाइप, अगर वो यूज़र है DS क्यूरी के बाद यूज़र आ जाएगा, ग्रुप है ग्रुप आ जाएगा, OU है तो OU आ जाएगा। आगे उसका DN में भी मैं बताता हूँ क्या है, माइनस स्विचेज आगे। आपने अगर कोई स्विचेज ऐड करनी है कमांड को कस्टमाइज़ करने के लिए कि ये वाली इंफॉर्मेशन मुझे दिखाए। अभी इसको मैं चला के दिखाता हूँ एक कमांड तो समझ लगेगी। यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, DS क्यूरी, आगे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट की टाइप, ऑब्जेक्ट किस टाइप का हमारे पास है इस टाइम, OU मैंने करना है। आगे क्या आया, ये इसका आगे DN, अभी मैं बताता हूँ DN क्या। फिलहाल मैं ये कमांड चलाता हूँ, या एक सिंपल पहले यूज़र लेवल पे चला के दिखाता हूँ, उसकी ज़्यादा समझ लगेगी आपको। यहाँ पे आ जाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी वाली मशीन पे। सिंपल आपने कमांड लाइन को ओपन कर लेना है, CMD को। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ DS क्यूरी स्पेस, ऑब्जेक्ट टाइप किया यूज़र, हमने एक यूज़र क्रिएट किया था आसिम के नाम से। तो मैं कहता हूँ जो यूज़र आ गया माइनस आ जाएगा नेम, ठीक है। क्यूरी करो ऑब्जेक्ट टाइप के यूज़र की, किसकी क्यूरी करो, ऐसा अकाउंट जिनका नेम क्या हो, जिनके नेम ASI आता हो, आगे जो मर्जी हो वो वाले ऑब्जेक्ट क्यूरी करो, मुझे दिखा दो। उसने कहा कि ASI स्टडी का मतलब कि आगे जो मर्जी है, AS के आगे आसिम के आगे अगर ASI के आगे कोई और नेम का भी यूज़र अकाउंट होता है वो 2 शो रहता है। इस टाइम हमारी डोमेन के अंदर सिर्फ आसिम क्रिएट था, आसिम हुआ था, ASI से मैचिंग सिर्फ किसकी हुई है, आसिम वाले यूज़र की। तो उसने ये बता दिया कि आसिम कहाँ पे पड़ा हुआ है, यूज़र्स के OU के अंदर। अब ये जो आउटपुट हमारे पास आई है, दिस होल सिंटेक्स इज कॉल्ड LDAP सिंटेक्स, DN, डिस्टिंग्विश नेम। ये जो सारी की सारी स्ट्रिंग आई है हमारे पास, इसे कहते हैं ये DN है, डिस्टिंग्विश नेम है। और इस सिंटेक्स को क्या कहते हैं, LDAP सिंटेक्स। जब ये सिंटेक्स समझना है, ये डिस्टिंग्विश नेम है। एक्टिव डायरेक्टरी में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं तो उनका एक DN होता है। DN का मतलब क्या है, उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन की एक्टिव डायरेक्टरी में। लाइक जहाँ पे एग्जांपल मैंने सही नोट की हो, अगर नहीं है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जिस तरह लास्ट पे आ जाते हैं, जिस तरह विंडोज़ के अंदर क्या होता है, एक फ़ाइल पड़ी होती है, C है, विंडोज़ है, विंडोज़ के अंदर आपने कहा कि डाटा के अंदर आपके पास test.txt फाइल पड़ी हुई है आपके पास।
ठीक है। अब ये क्या है, ये पूरा का पूरा पाथ है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, test.txt फाइल को। ये विंडोज़ की इस लोकेशन के अंदर पड़ी हुई है, सी ड्राइव में विंडोज़, और पूरी की पूरी लोकेशन है इस फाइल की। ये विंडोज़ के अंदर विंडोज़ का बिहेवियर है किसका, फाइल को रिप्रेजेंट करने का, फाइल का फुल पाथ। तो जाहिर सी बात है एक्टिव डायरेक्टरी के एक पूरी की पूरी डाटाबेस है। अब डाटाबेस में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे पड़े हुए हैं। वो ऑब्जेक्ट एक्टिव डायरेक्टरी में किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, उस लोकेशन का जो पाथ होता है, उस पाथ को क्या कहते हैं, डिस्टिंग्विश नेम। अब यहाँ पे बताता हूँ डी एन, इसका अक्सर जगह पे आप कहीं पे काम करेंगे जब भी एक्टिव डायरेक्टरी में, तो डी एन आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जब पे भी एल डैप पे काम करेंगे, डिस्टिंग्विश नेम बेसिकली एल डैप सिंटेक्स है। एल डैप के डिस्टिंग्विश नेम एल डैप सिंटेक्स में आपका शो हो रहा होता है। जहाँ पे एल डैप क्लाइंट की कन्फिग्रेशन करेंगे, वो कहेगा यहाँ पे यूज़र का डी एन दो। डी एन का मतलब क्या है, यूज़र एक्टिव डायरेक्टरी में किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, या ओ यू या ग्रुप है, वो एक्टिव डायरेक्टरी में किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, वो पूरी लोकेशन का जो पाथ है। हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्टिव डायरेक्टरी इज कॉल्ड डी एन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे किया है इसको, ये इसे कहते हैं एल डैप सिंटेक्स। अब ये सिंटेक्स थोड़ा सा समझना है, ये क्या लिखा हुआ है, इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ये क्या आपके पास सी एन, सी एन का मतलब है कॉमन नेम यूज़र का। लाइक मैंने आसिम क्रिएट किया था, उसका फर्स्ट नेम क्या रखा था, लास्ट में मिश्रा आसिम आ गया था आपके पास, तो ये यूज़र का सी एन आ गया कॉमन नेम। आगे इधर आ रहा था सी एन यूज़र्स, ये किस ओ यू में पड़ा हुआ है, कॉमन नेम ये कहाँ पे पड़ा हुआ है। इसको बेसिकली मैं बताता हूँ, ये इस तरह भी हो सकता है। मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, थोड़ा क्लियर करता हूँ। इसको मैं कर रहा हूँ ओ यू, आगे मैं कर देता हूँ इक्वल टू सेल्स। इन दोनों में फ़र्क बताने लगूँ। डीसी को कहते हैं डोमेन कंपोनेंट, इसे डीसी डोमेन कंपोनेंट, सीएन से मुराद के कॉमन नेम है, ओयू से मुराद के ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। पहले नीचे वाली लाइन को समझती हैं। इसका मतलब है ये जो ऑब्जेक्ट है उस्मान यूज़र जो है, ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये जो डोमेन कंपोनेंट है, जो भी हमारी डोमेन है, डोमेन क्या थी, टेकलिंक्स डॉट लोकल। तो इसने डोमेन कंपोनेंट के जितने थे डॉट से हमने आइसोलेट किया हुआ था अपनी डोमेन को, तो जितने डॉट हमारी डोमेन में आएंगे हर डॉट को डीसी करके आगे लिखना है कि डोमेन का कंपोनेंट ये है। लाइक हमारी डोमेन क्या थी, टेकलिंक्स डॉट लोकल है, तो इसको मैं किस तरह लिखूंगा, डी सी इज इक्वल टू टेकलिंक्स कोमा डी सी इज इक्वल टू लोकल। लेकिन अगर मेरी डोमेन होती पाक डॉट ई डी यू डॉट पीके, तो फिर इसको किस तरह लिखना था, डी सी इक्वल टू पाक कोमा डी सी इक्वल टू ई डी यू कोमा डी सी इक्वल टू पीके। तो फिर 3 दफ़ा डोमेन कंपोनेंट 3 दफ़ा आना था। अगर आप ऐसी डोमेन पे काम कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं है कि 2 दफ़ा ये रिप्रेजेंट करना है उसको, तो अपनी डोमेन कंपोनेंट को आइसोलेट करना, ये सिंटेक्स है, ये स्टैंडर्ड है एलडैप का। ठीक है, डेवलपर भी जो करेगा वो इसी सिंटेक्स में एलडैप क्लाइंट के ऊपर काम कर रहा होता है कि एलडैप सर्वर को क्यूरी करनी है, इस सिंटेक्स के अंदर वो अपनी सारी कोडिंग करेगा। तो इधर हमने डोमेन कंपोनेंट को आइसोलेट कर दिया, मतलब कि टेकलिंक्स डॉट लोकल के अंदर जाओ, उसके अंदर एक ओ यू पड़ा हुआ है, ओ यू का नाम क्या है सेल्स, सेल्स के अंदर एक यूज़र अकाउंट पड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है उस्मान। तो उस्मान की लोकेशन क्या है इस टाइम, टेकलिंक्स डॉट लोकल के अंदर सेल्स का ओ यू है, सेल्स के ओ यू के अंदर उस्मान का यूज़र पड़ा हुआ है। ये इसका सिंटेक्स है। एक्टिविटी में कहाँ पे पड़ा हुआ है, सेल्स के ओ यू के अंदर। टेस्ट डॉट टी एक्स टी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, इस पाथ के अंदर। तो इसी तरह पूरा का पूरा पाथ आएगा। हाँ, अगर सेल्स है, उस्मान साहब पढ़े हुए, सेल्स के अंदर एक ओ यू होता और वहाँ पे लिखा होता ओ यू इज इक्वल टू टेस्ट के नाम से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो फिर क्या होना था, डोमेन के अंदर एक टेस्ट का ओ यू पड़ा हुआ है, टेस्ट के अंदर एक सेल्स का ओ यू पड़ा हुआ है, सेल्स के ओ यू के अंदर उस्मान पड़ा हुआ है, यानी कि ओ यू के अंदर भी ओ यू यहाँ पे है तो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ होगी क्लियर। अब ऊपर वाली चीज़ पे आ जाते हैं। ऊपर वाली चीज़ का भी यही मकसद है कि टेकलिंक्स डॉट लोकल डोमेन के अंदर यूज़र का ओ यू है, ओ यू के अंदर क्या पड़ा हुआ है उस्मान। अब इशू ये है यहाँ पे ओ यू नहीं लिखा मैंने, सॉरी, हाँ ठीक है, ओ यू नहीं लिखा, सी एन लिखा हुआ है। तो एक्टिव डायरेक्टरी में जो डिफ़ॉल्ट ओ यू होते हैं ना, उनको सी एन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है एलडैप सिंटेक्स के अंदर। अगर आप यहाँ पे ओ यू करेंगे और इसको उस्मान को सर्च करवाएंगे एलडैप सिंटेक्स पे, या एलडैप क्लाइंट के अंदर दे रहे हैं कि उस्मान सर्च करें, स्पेसिफिक अथेंटिकेट कर सकते हैं मेरी एप्लीकेशन के साथ। अगर आप यहाँ पे ओ यू दे देंगे, हालांकि ये यूज़र्स है, यहाँ पे ये ओ यू है, फिर भी मैंने इसे सी एन दिया है, तो जो डिफ़ॉल्ट आपके पास ओ यू बने होते हैं वो सी एन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है एक्टिव डायरेक्टरी में उसको। लाइक यहाँ पे मैं आ जाता हूँ,
यूज़र्स हैं, अगर मैं इसको OU से रिप्रेजेंट करूँगा LDAP में तो वो मुझे एरर आ जाएगा कि कमांड ठीक नहीं है आपकी, या उसको ये OU नहीं मिल रहा यूज़र्स के नाम से, हालांकि OU पड़ा होगा तो उसको सेल्स के नाम से करना है। लेकिन जो कस्टम मेरे यहाँ पे OU बने हुए हैं, सेल्स है लाइक मार्केटिंग है, तो उसको मैंने OU से ही रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, लाइक जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा देखना, हालांकि ये भी OU है लेकिन ये CN से रिप्रेजेंट किया है। CN से क्यों रिप्रेजेंट किया, ये डिफ़ॉल्ट में बना हुआ था, मेन OU था हमारा, पहले से बना हुआ था, प्री डिफाइंड था। हाल ये यूज़र तक स्पेसिफिक नहीं है। एक्टिविटी में अगर बाकी OU जो बने हुए हैं ये वाले, लाइक कंप्यूटर्स का आप उठा लें, तो ये भी CN से ही रिप्रेजेंट होगा। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। अब ये चीज़ है। तो ये तीन चीजें ही हैं जो सीएन से रिप्रेजेंट होती कौन सी? हैं, ये यूजर, कॉमन नेम, हाँ, ये आपका एंड वाला ऑब्जेक्ट कर रहा है, हैं बस के ये ऑब्जेक्ट, सीएन से हाँ ये एंड वाला ऑब्जेक्ट है। ये CN से मुराद क्या है, CN नेम है बेसिकली है। मैं सेल्स के अंदर आता हूँ, जहाँ पे भी आसिम को यूज़र क्रिएट किया था, ये जो आसिम आ रहा है ना यहाँ पे, ये आसिम यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, ये इसका CN है बेसिकली। हालांकि इसका लॉगिन नेम डिफरेंट हो सकता है, ये लॉगिन नेम नहीं है। यहाँ पे मैं आऊँगा, ये लॉगिन नेम है इसका, ये वाला नेम आ रहा है जो भी इसका डिस्प्ले नेम है। जहाँ पे जो एक्टिविटी कंसोल में जो नेम शो होगा उसे सी नेम कहते हैं। वो सी नेम ज़रूरी नहीं है वो एक यूज़र का हो, वो एक ग्रुप का भी हो सकता है। यहाँ पे ये जो आ रहा है डोमेन यूज़र्स के नाम से ग्रुप, अगर मैंने इसको कॉल करना हो तो यहाँ पे भी ग्रुप, अगर ग्रुप है तो मैं इसको यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, यहाँ पे डोमेन यूज़र्स। अब सी नेम ये बन गया, सी नेम से मुराद है कॉमन नेम है। वो कॉमन नेम एक यूज़र का भी हो सकता है, वो एक ग्रुप का भी हो सकता है, वो एक सब ग्रुप का भी हो सकता है आपके। ठीक हो गया। और ये पूरे पाथ को क्या कहते हैं, इसको, इस पूरी चीज़ को, स्ट्रिंग को LDAP सिंटेक्स है। और पूरी के पूरे को क्या कहते हैं, ये यूज़र का क्या है, DN है। आप LDAP क्लाइंट पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वहाँ पे आपको कहेगा कि DN दो। आपको DN की समझ होगी तो आप DN वहाँ पे देंगे ना। आपको पता है DN क्या है, ये वाला LDAP का सिंटेक्स है, ये मैंने देना है। अब DN मिलेगा कैसे, एक यूज़र है, आसमान पड़ा हुआ है, आसिम पड़ा हुआ है, आपने ये देखना हो इसका DN क्या है। वो तो आप बड़ा, अगर GUI सर्च करते हैं वहाँ पे आपके पास DN नहीं आएगा। लाइट चलाना, वहाँ पे आपके पास GUI सर्च करेंगे ऑब्जेक्ट तो आ जाएगा, लेकिन उसका DN नहीं आएगा। लेकिन आपने देखना स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का DN सर्च करेंगे, आपको DN मिलेगा। तो आप DN है जो भी आपका LDAP क्लाइंट है या जो डेवलपर जो भी कोडिंग कर रहा है उसके अंदर जाके DN दे सकता है। तो DN कैसे पता लगेगा, उसके दो तरीके हैं कि CLI बेस्ड। अब कमांड लाइन CLI कैसे देखना है यूज़र का DN, वो मैंने बता दी अभी कि DS क्यूरी करो किसकी, यूज़र की, ऐसे यूज़र की जिसका क्या है ASI, इस तरह। अगर आप आसिम कर चाहते हैं तो आसिम करके इस तरह भी स्पेसिफिक कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन आई, ये सारी की सारी स्ट्रिंग आप मार कर इसको कॉपी करें, तो जो भी आपकी कस्टम एप्लीकेशन है वहाँ पे डिफाइन कर दे कि इस यूज़र का DN किया है। पहला तरीका ये है DNS देखने का। DS क्यूरी क्या, बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी से इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा आपने देखना हो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर कितने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, उसकी लिस्ट मिल जाए आपको। एक आपको कंपनी की कॉल आती है, कंपनी का कोई डायरेक्टर कहता है यार हमारे एक्टिव डायरेक्टरी में कितने कितने OU बने हुए हैं, या कोई डेवलपर कहता है यार मैंने डेवलपमेंट करनी है, मुझे एक्टिव डायरेक्टरी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना है, तो मुझे बताओ हमारे पास कौन कौन से OU क्रिएट हुए हैं, मैंने कोडिंग के अंदर उनको कॉल करना है, मुझे उनकी एक लिस्ट सेंड कर दो। अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है और 500 OU क्रिएट किए हुए, तो आप मैनुअली 500 OU के नाम की एक लिस्ट बनाएंगे, तो क्या एक बेवकूफ़ी, आप घंटा उसी के ऊपर वेस्ट कर दिया अपना, कि आप मैनुअली एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स ऑन करके तो OU के जो जितने नेम नोट कर रहे हैं मैनुअली एक टेक्स्ट फाइल के अंदर या एक्सेल के अंदर। सिंपल क्या था, आप DS की क्यूरी चलाते, उसने ऑटोमेटिक आपको क्या करना था, एक आउटपुट दे देनी थी, आपने कॉपी करके उसको पेस्ट कर, जो भी था बंदा उसको पेस्ट कर देनी थी वहाँ पे। तो DS क्यूरी मैं चलाता हूँ, मैं चाहता हूँ इस टाइम मेरी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जितने भी OU बने हुए हैं सबकी मुझे एक लिस्ट आ जाए। तो मैं DS क्यूरी करता हूँ, आगे टाइप किया, आगे इसकी OU के आगे इसका आ जाएगा डिस्टिंग्विश नेम। मैं यहाँ पे दिखा रहा था इसका सिंटेक्स, में दिखा रहा था सिंटेक्स क्या है इसका, DS क्यूरी, ऑब्जेक्ट की टाइप, आगे DN माइनस स्विचेस अगर ज़रूरत है उसकी। तो अभी मैंने OU सारे देखने हैं, DS क्यूरी कर दिया, ऑब्जेक्ट की टाइप मैंने कहा कि OU दिखाओ, कहाँ पे दिखाओ उसका DN क्या बनेगा यहाँ पे, डोमेन लेवल पे मैं चाहता हूँ मुझे बताए। तो मैंने कहा डोमेन पूरी पे है टेक्निक्स कोमा, ये DC स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, केस सेंसिटिव नहीं है, तो इसको लोकल करके एंटर कर दें आप। तो उसने बता दिया आपके पास ये OU बने हुए हैं मार्केटिंग का, सेल्स का और डोमेन कंट्रोलर्स का। ये तो ये सारे के सारे उठा के आप क्या कर सकते हैं,
इसको ये सारों को उसने बेसिकली DN भी आपको दे दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको कॉपी करें और जो जिस बंदे को भी रिक्वायर्ड है उसको ये सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लिस्ट, जाहिर सी बात है बड़ी कंपनी होगी और ये लिस्ट भी बहुत बड़ी OU की आएगी आपके पास, तो आप राइट क्लिक करके इसको किसी टेक्स्ट फाइल में भी इंपोर्ट करवा सकते हैं कि जितनी आउटपुट यहाँ पे आई है ये मुझे यहाँ पे डिस्प्ले ना हो, एक टेक्स्ट फाइल के अंदर ले जाइए। तो क्या करेंगे, सेम कमांड आप इस साइन ऐड करें इसके आगे ग्रेटर देन का, तो आगे लिखे कि OU लिस्ट डॉट TXT की एक टेक्स्ट फाइल है, उसके अंदर पूरी OU की लिस्ट ऐड कर दें। तो क्या करें, ये इसने क्या किया, आउटपुट इधर नहीं डिस्प्ले करवाई, इसने पूरी की पूरी आउटपुट को उठाया, उठा के टेक्स्ट फाइल के अंदर ऐड कर दी है। अब इस पे System32 के अंदर जाके देखता हूँ ये फाइल आई है, और फिर मैं ओपन करके वहाँ से दिखाता हूँ। तो एक इन्फॉर्मेशन को हम एक टेक्स्ट फाइल के अंदर भी लेके जा सकते हैं, ये बात याद रखनी, ये काम आएगी इंडस्ट्री में बहुत जगह पे। System32 के अंदर क्या थे हमारे पास, OU, इसको यहीं पे ये आ गई हमारे पास OU list डॉट TXT। तो इसको ओपन करें, देखिए उसने पूरी की पूरी आउटपुट में इस फाइल के अंदर दे दी है। तो बहुत बड़ी कंपनी थी, उसमें OU भी बहुत ज़्यादा आएंगे, तो आप लिस्ट इंपोर्ट कर सकते हैं सर। अब ये था OU किस तरह सर्च करने हैं आपने। अब आगे आ रहे थे, अगर आपने देख लो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूज़र्स कितने बने हुए हैं, कि पूरी यूज़र्स की लिस्ट मिल जाए आपको एक्टिव डायरेक्टरी में जितने भी यूज़र हैं। तो सेम कमांड DS क्यूरी ऑब्जेक्ट की टाइप की है, यूज़र दिखाओ किसके, इस पूरी की डोमेन के दिखाओ मुझे। मैंने इसे एंटर किया, इसने पूरी की पूरी यहाँ पे मुझे यूज़र्स की लिस्ट दिखा दी, प्लस उनके DN भी बता दिए कि किस लोकेशन पे पड़ी है, लोकेशन तक मुझे आ गई है। हाल ही यूज़र नहीं आए विद लोकेशन, विद DN आए हैं, उनका पूरा का पूरा डिस्टिंग्विश नेम मेरे पास आ गया। अब ये सर्च करवाया मैंने स्पेसिफिक पूरी डोमेन के अंदर। अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक OU के अंदर ये सर्च करें, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, मार्केटिंग का सेल्स है, सेल्स के अंदर कोई यूज़र ऐड नहीं है, मैं यूज़र्स पे रहता हूँ। यहाँ से एक यूज़र उठाते हैं अपना एहसन अली वाला, इसको मूव करवाते हैं किसके अंदर, सेल्स के अंदर। अब ये सेल्स के OU के अंदर चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये सर्च करे पूरी डोमेन पे ना, सर्च करे किसी स्पेसिफिक OU के अंदर जो जो यूज़र है वो मुझे दिखा दे। तो उसका सिंटेक्स क्या बन जाएगा, OU इक्वल टू सेल्स, ये आ गया आपके पास, इसको एंटर करें आप, उसने बता दिया देखो एहसन अली इसके अंदर ऐड है, एक ही यूज़र। हाँ, एक चीज़ अगर आप चाहते हैं कि यूज़र का जो OU है ये इसके अंदर सारे के सारे यूज़र दिखाए मुझे, तो फिर क्या बनेगा, फिर मैंने बताया था OU नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये CN में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट OU था, प्री डिफाइंड था, और इसके अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा ERS यूज़र्स। ठीक है, ये उसने अब उसके अंदर यूज़र्स दिखा दिए। एक चीज़ और ये जेन में ही, अगर आपका जो कॉमन नेम है जो OU है, समटाइम हो सकता है ना OU का नाम है यूज़र अकाउंट्स, इस तरह OU यानी कि OU का नाम ऐसा है कि बीच में स्पेस आ रही है, तो आपने फिर इस कमांड के साइड पे क्या डाल देना, इस तरह कोटेशन मार्क ऐड करवा देना, DN जो भी क्यूरी है आपकी, LDEP सिंटेक्स के दोनों तरफ कोटेशन मार्क, इस तरह करेंगे फिर वो आपको दिखाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने एन रिमूव कर दी यहाँ पे। तो अगर कमांड ना चल रही हो आपकी, वो सारा पाथ आपको पता हो, ठीक है, तो कोमा ऐड करेंगे, कोटेशन ऐड करेंगे। क्यों, बीच में स्पेस आ रही है, क्योंकि विंडोज़ में भी आपको पता होगा अगर पूरा पाथ एक्सेस करना हो आपने CMD में जाके, जब तक दोनों साइड पे कोटेशन ऐड ना करे तो C// वाला जो test.txt मैंने फाइल पाथ क्रिएट की थी वो भी एक्सेस नहीं होती। तो इसी ना ग्रुप भी दे सकते हैं हम, DS क्वेरी ग्रुप कर दें, आगे डोमेन नेम दे दें या एक OU दे दें, उसके अंदर मुझे सारे के सारे जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखाए। तो सर्च थी बेसिकली, हम क्या कर रहे थे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को सर्च करना है हमने। तो इसी तरह कंप्यूटर अकाउंट को भी सर्च कर सकते हैं, सेम इसी तरह आ जाते हैं यहाँ पे DS क्यूरी, आगे ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है, हाँ हाँ CN करना है डिफॉल्ट, हाँ किसी हाँ डिफॉल्ट OU में करना है तो CN वैसे OU आ जाएगा। ठीक है, DS क्यूरी मैं कहता हूँ कंप्यूटर करो, कहाँ पे सर्च करो, पूरी डोमेन पे सर्च करके ले आओ। डोमेन क्या हमारी, डोमेन कंपोनेंट है, कोमा DC इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे ये माइनस नहीं आएगा। तो इसने सर्च किया, उसने बताया कि आपके अंदर ये डोमेन, देखिए आपके पास दो कंप्यूटर अकाउंट पड़े हुए हैं, एक डोमेन कंट्रोलर और दूसरा कौन सा है, test01 है, दोनों के दोनों उठा के वो ले आया। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली क्या है, ज़रूरी नहीं है DS क्यूरी से आप यूज़र अकाउंट सर्च करें, आप OU को सर्च करवा सकते हैं, आप DN नेम देख सकते हैं स्पेसिफिक का,
पूरी डोमेन लेवल पे सर्च करवा सकते हैं, ओयू लेवल पे सर्च करवा सकते हैं, ग्रुप लेवल पे सर्च करवा सकते हैं कि इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से मेंबर है वो मुझे दिखा दो। तो ये थी डी एस क्यूरी। तो इसी तरह ये एग्जांपल है डी एस क्यूरी यूज़र माइनस नेम, कि आपकी कंपनी में जितने यूज़र जिनका नाम मोहम्मद से स्टार्ट हो रहा है, आगे जो मर्जी उनका नेम हो तो वो मुझे शो करवा दो, उन सबका डी एन मुझे दे दो, सारों का डी एन आपके पास आ जाएगा। तो डी एन देखने के बताया दो तरीके। पहला तरीका क्या है, डी एस क्यूरी के थ्रू। दूसरा तरीका जी यू आई भी आप डी एन देख सकते हैं। जी यू आई डी एन देखने का तरीका क्या है, स्टार्ट में जाएं, इधर होता है डी एस आई एडिट, ए डी एस आई एडिट। तो ए डी एस आई एडिट को ओपन कर लें। बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में लिमिटेड एट्रीब्यूट्स हमारे पास शो हो रहे होते हैं, यूज़र की लिमिटेड प्रॉपर्टीज शो हो रही होती हैं। वो लो लेवल मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, जो बेसिक डेली बेसिस के टास्क हैं वो वहाँ से परफॉर्म हो रहे हैं। लेकिन आप हाई लेवल एट्रीब्यूट्स को चेंज करना चाहते हैं तो वो यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में शो नहीं होते, वो ए डी एस आई एडिट की कंसोल है, इसके अंदर वो एट्रीब्यूट्स शो हो रहे होते हैं। इधर सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे होते हैं, और इधर थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में आ रहे होते हैं, इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटर उसको प्रेफर करता है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स को, क्योंकि उसकी कंसोल ईजी है, उसमें हर चीज़ समझ ले यूज़र फ्रेंडली है। इसमें देखिए डी एन दिए हैं, जिसको डी एन ही का ना पता हो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपने डी एन किसी ओयू का देखना हो, किसी ओयू का आप डी एन देख सकते हैं। आपने किसी ग्रुप का डी एन देखना हो, ये पूरी ग्रुप का डी एन आ रहा है, ये देखिए आपके पास सी एन इज इक्वल टू, ये सारा का सारा उसका कॉमन नेम आ गया, आगे क्या आ गया उसका, सी एन इज इक्वल टू बिल्ट इन सी एन क्यों आ रहा है, ये इसका डिफ़ॉल्ट में था। इस तरह किसी स्पेसिफिक ओयू का देखना है आपने, लाइक मैंने यहाँ पे सेल्स क्रिएट किया था, आपने ये आसिम क्रिएट किया था, ये आसिम है, तो इसका डी एन या इसी की प्रॉपर्टीज़ में भी जाके देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं जो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में शो नहीं होते। ये डिस्टिंग्विश नेम वहाँ पे नहीं आएगा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में। तो इसका डी एन देखना हो आपने, पूरा का पूरा बता रहे हैं यहाँ से, ठीक है, इसको कॉपी कर लें आप। तो डी एन जी यू आई भी उठाया जा सकता है। इसके अलावा एक्टिव डायरेक्टरी ब्राउज़र एक टूल है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, ओपन सोर्स है, फ्री में वो अवेलेबल है, वो आप अपने पास इंस्टॉल कर लें। वो सिंपल उसको ऑब्जेक्ट डेमो वो अपनी मशीन पे चेक कर लें, इंस्टॉल विंडोज 7 की जो भी क्लाइंट मशीन है, वो आपको क्यूरी करके एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर से खुद डीएन आपको क्लाइंट मशीन पे लाके बता देगा कि इस मशीन का इस ऑब्जेक्ट का ये डीएन है। डीएन का मतलब क्या, ये एक्टिव डायरेक्टरी में किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, जिस लोकेशन पे पड़ा हुआ है पूरा पाथ उसका डीएन कहलाता है। तो थर्ड पार्टी टूल को यूज़ करते हुए हम क्लाइंट मशीन पर बैठ के भी डीएन को डिस्कवर कर सकते हैं, वहाँ से गेट कर सकते हैं। तो इसी तरह ये भी ऐसे कंप्यूटर अकाउंट दिखाओ जिसका क्या है PC1 है और आगे जो मर्जी उनका नेम हो, ये होगा DS क्यूरी, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी किसी ऑब्जेक्ट को सर्च करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। अब मैं यहाँ पे करता हूँ DS क्यूरी करता हूँ, तो DS बेसिकली पूरी फैमिली, इसकी काफ़ी सारी कमांड्स हैं विंडोज़ के अंदर। तो DS ऐड भी है, DS गेट भी है, DS मोड है, DS क्यूरी मैंने बताया किस लिए यूज़ होती है, एक्टिव डायरेक्टरी से जो भी यूज़र के DN है वो सर्च करने के लिए, स्पेसिफिक OU के अंदर कितने यूज़र्स हैं वो सर्च करने के लिए, स्पेसिफिक OU के अंदर कितने ग्रुप हैं वो सर्च करने के लिए, किसी ग्रुप के अंदर कितने मेंबर है वो सर्च करने के लिए, पूरी डोमेन के अंदर कितने OU हैं वो सर्च करने के लिए, यानी कि सर्चिंग कर रहे हो आप, DS क्यूरी। अब आ रहे हैं DS गेट क्या चीज़ है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क करेंगे, स्लैश डाल के क्वेश्चन मार्क करेंगे तो इसका भी पूरा का पूरा सिंटेक्स दिखा देगा आपको। अगर आपको सिंटेक्स नहीं याद, इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं है, तो आप क्वेश्चन मार्क करके जब पूरी की पूरी ये हेल्प दिखाएगा आपको। यहाँ पे स्पेस करके मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ, ये मुझे बता देगा, एग्जांपल्स दे देगा इसकी पूरी की पूरी। यहाँ पे आपके पास ये क्या चीज़ें हैं पूरी की पूरी हर चीज़ के ऊपर, ठीक है, ये एग्जाम्पल यहाँ पे दे के बताएगा, पूरी की पूरी समझ लग जाएगी आपको। अब आते हैं DS गेट क्या चीज़ है। अब DS गेट भी बेसिकली स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन व्यू करने के लिए, गेट करने के लिए यूज़ होती है। DS गेट क्या है, आप चाहते हैं कि लाइक एक यूज़र है उमर अजीम के नाम से, यहाँ से ये उसका पूरा का पूरा DN आ गया, सिंटेक्स उसका यही है, DS गेट ऑब्जेक्ट की टाइप, ये आगे पूरा का पूरा उसका DN आ गया, माइनस स्विचीज़ आ गया आगे। यानी कि आप चाहते हैं कि मुझे एक यूज़र है उमर अजीम, उसका मुझे फर्स्ट नेम बताओ, लास्ट नेम बताओ, उसका मुझे ईमेल एड्रेस बताओ, जिसका मुझे टेलीफोन नंबर बताओ। एक यूज़र अकाउंट का पता था, उसका DN भी पता था आपको, लेकिन आप चाहते थे क्या करो, उसका ईमेल एड्रेस नहीं आपको पता। तो आप एक तो तरीका क्या है, मैनुअली माइक उसकी यूज़र की प्रॉपर्टी में जाए, वहाँ पे जाके देख लें। लेकिन अगर आपने 50 यूज़र्स का देखना हो
तो 50 यूज़र की प्रॉपर्टी में जाके देखेंगे अच्छा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इसको एक स्क्रिप्ट बना लें, आगे जाके बताता हूँ स्क्रिप्ट कैसे क्रिएट करनी है। इस कमांड को आप 15 टाइम्स एग्जीक्यूट करवा दें फिर, और आपको डीएन सिर्फ चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो भी आपने उसे वैल्यू गेट करनी है, जो भी यूज़र की जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू गेट करनी है, वो यहाँ पे माइनस करके ऐड करवा दें। तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक कमांड एग्जीक्यूट होगी, वो टेक्स्ट फाइल में आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा। तो आप 1 मिनट में आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। बेसिकली ये जाहिर सी बात है, काम सारे के सारे हमारे GUI भी हो रहे हैं। CLI क्यों करें, CLI से काम आपके फास्ट हो रहते हैं काफ़ी सारे। सिंगल यूज़र की पे काम करना हो तो नो इशू, लेकिन ज़्यादा यूज़र्स पे काम करना है, आपने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेट करनी है मल्टीपल प्लेसेस से, तो उसके लिए कि आप स्क्रिप्टिंग यूज़ करते हैं। स्क्रिप्टिंग में क्या होती है, कोडिंग है, कमांड्स हैं जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती हैं और आपको आउटपुट एक आ जाती है। फिलहाल इधर कंसीडर करते हैं यूज़र उमर है, मैं चाहता हूँ उसका ईमेल एड्रेस देखूँ, तो उसके लिए यही सिंटेक्स है, कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट कर लें, टाइप करना है, टाइप कर लें यहाँ पे जाके। असल चीज़ आपको सिंटेक्स की समझ आनी चाहिए, याद नहीं है कोई बात नहीं, इंटरनेट से इजीली मिलेगा, कॉपी पेस्ट करें। आप सिंटेक्स को समझ रहे हैं तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर करता हूँ, DS क्यूरी नहीं करनी इस टाइम, मैं DS गेट करूँगा। किसको मैंने गेट करना है, यूज़र का DN मैंने लिखना है। यूज़र का DN क्या है यहाँ से, और DN कैसे मिलेगा, वही GUI देख लें या क्यूरी करके देख लें। मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ सेल्स है, सेल्स के अंदर एहसन अली का यूज़र एक ऐड है। मैंने इधर की लिखा CN आ गया आपके पास, CN आपके पास आ गया एहसन अली, और आपके पास OU आ गया आगे सेल्स, और किस डोमेन में पड़ा, कोमा लाजमी डालना है, कोमा नहीं डालेंगे तो सिंटेक्स ठीक नहीं है आपका। और आगे DN आ गया आपके पास, फिर आगे DN आ गया आपके पास लोकल। तो इसको ओपन करें, इसमें वाला कोमा आएगा क्योंकि एहसन अली में स्पेस आ गई यार। CN नहीं ना, हाँ ठीक है CN आ रहा है ये वाला, क्या वह DS गेट यूज़र, ठीक है CN एहसन अली OU, ठीक है गेट तो कर लिया हमने। आगे उसको बताना, आगे स्विचेस आ जाएंगे ना इसके। DN आ गया, माइनस स्विचेस क्या है, मैंने कहा कि इसका फर्स्ट नेम बताओ, माइनस इसका लास्ट नेम बताओ, माइनस क्या बताओ इसकी ईमेल आईडी बताओ। ईमेल आईडी करके मैंने गेट की, सिंटेक्स का भी हमारा इशू आ रहा है। DS गेट यूज़र CN एहसन अली OU डीसी नहीं होगा। हाँ ठीक है यार, हाँ हाँ बताओ ना। मैं DN को इस टाइम लाइट गई है, और हाँ इस टाइम लाइट गई है और मेरे पर लाइट नहीं है कोई, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है DC आ गया, अब इसे कर दो, ठीक है। अब एंटर करेंगे, ये क्या करेगा, उस स्पेसिफिक यूज़र की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ हमें व्यू करवाएगा। अभी तो एक यूज़र की करनी है ठीक है, लेकिन आपने 500 यूज़र की करनी थी, 500 लाइंस लिखे एक दफ़ा, आप उसको एक स्क्रिप्ट में रखे बैच फाइल में और एग्जीक्यूट करवा दें आप उसको। और यहाँ पे क्यों स्टक हो गया, पर ये कमांड एग्जीक्यूट होती है, देखते हैं आगे, ठीक है। तो DS गेट किस लिए यूज़ होता है, आपने यूज़र की या किसी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ की कोई स्पेसिफिक वैल्यू गेट करनी है, उसके लिए कि आपको DS गेट यूज़ करेंगे। इसी तरह आपने ये देखना हो कि जो ये यूज़र है उमर अजीम, ये मेंबर ऑफ क्या है, यानी कि किस किस ग्रुप का मेंबर है, आपने ये देखना हो। आपको रिक्वेस्ट करती है कंपनी का डायरेक्टर, कहता है यार बताओ जो जी यूज़र अली है वो बताओ किस किस ग्रुप का मेंबर है। जब आप कहेंगे ये, उसको एक क्या होगा, आप एक लिस्ट बताएं, या वो 50 यूज़र की लिस्ट सेंड कर दे, बताओ ये यूज़र किस किस ग्रुप के मेंबर है। तो जो निकम्मा एडमिनिस्ट्रेटर उसको DS पे काम नहीं करने आता, DS क्यूरी DS गेट वगैरह पे, वो क्या करेगा, मैनुअली लिस्ट बनाना शुरू कर देगा, हर यूज़र की प्रॉपर्टीज़ में जाके देखेगा वो किस किस ग्रुप का मेंबर है। जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करेगा, सिंपल DS क्यूरी रन करेगा और वहाँ पे जाके यूज़र की प्रॉपर्टीज में जाके उसको पता लग जाएगा सिंपल ये मेंबर ऑफ किस किस ग्रुप का है। तो 5 मिनट में आप ये एग्जीक्यूट करवाएं, आपको पता लग जाएगा यूज़र इस ग्रुप का मेंबर है, वो लिस्ट आप आगे सेंड कर सकते हैं मैनेजमेंट को। DS गेट यूज़र CN सेल्स के अंदर ही है ना ये, या ये टेक लिंक्स है ना, TE नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, यहाँ पे TE आ गया, इसको ओके कर दें तो ये आपके पास आ गया।
फर्स्ट नेम क्या इसका एहसन है, लास्ट नेम क्या अली। ईमेल एड्रेस का कुछ भी नहीं है क्योंकि ईमेल एड्रेस मैंने वहाँ पे स्पेसिफिक किया ही नहीं हुआ। अगर लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में अगर एक्सचेंज सर्वर चल लो, इस यूज़र को ईमेल एड्रेस आप एलोकेट करेंगे एक्सचेंज सर्वर से तो ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप वेब सर्विस माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस 365 यूज़ कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी मेल सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो ईमेल एड्रेस आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई आपके पास। इसी तरह यहाँ पे क्या था, आप ये मैं बताता हूँ यूज़र किसका मेंबर और किस ग्रुप का मेंबर है। तो इसी तरह क्या करते हैं, मैं इसी कमांड को एक्सपेंड करता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ माइनस के साथ कर देता हूँ मेंबर ऑफ, ये बता दो किस किस ग्रुप का मेंबर है। उसने कहा कि ये एक ही ग्रुप का मेंबर है डोमेन यूज़र्स का, उसका पूरा उसने डीएन भी मुझे दे दिया यहाँ पे पूरा का पूरा पाथ। ये सिर्फ डोमेन यूज़र्स का मेंबर है, तो जितने ग्रुप हो गए वो यहाँ पे मुझे दिखा देगा। तो डी एस क्यूरी किया ऑब्जेक्ट्स को सर्च करने के लिए, डी एस गेट किया ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ या किसी स्पेसिफिक जो भी ऑब्जेक्ट उसकी वैल्यूज चेक करने के लिए स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स की, या वो किस ग्रुप का मेंबर है, इस किस्म की चीज़ें। तो इसके बहुत सारे पैरामीटर्स है, इसको जितना स्टडी करते रहेंगे आपको ये आता रहेगा। और प्रैक्टिस की गेम है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये उतनी आएगी। लेकिन एटलीस्ट जितना मैं करवा रहा हूँ आपको कम से कम उतना लाजमी आना चाहिए कि कल को कोई डी एस क्यू का कोई सिंटेक्स आपके सामने आता है, आपको समझ लग जाए ये डी एन लिखा हुआ है, ये यूज़र यहाँ पे कॉल कर रहा है और ये इसकी कमांड, और ये आगे से स्विचेज़ में क्या जी मेंबर को कॉल कर रहा है। इसके काफ़ी सारे स्विचेज़ है, माइक्रोसॉफ्ट टेकनेट पे जाएंगे वहाँ पे काफ़ी सारे स्विचेज़ आ रहे होते हैं, वो बता देगा कि आप ये वाली चीज़ें इसे गेट कर सकते हैं। अब आगे मैंने क्वेश्चन मार्क करके दिखाया था कि डी एस मोड भी आ रहा था मेरे पास। डी एस गेट करेंगे, यहाँ पे डी एस मोड करेंगे, आपके पास आगे डी एस मोड। तो ज़ाहिर सी बात है मोड से मुराद है मॉडिफिकेशन। यहाँ पे आप यूज़र पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि यूज़र को किसी ग्रुप से ऐड कर सकते हैं, किसी ग्रुप से रिमूव कर सकते हैं। जीयूआई तो कर सकते हैं, लेकिन वही बात आपने 50 यूज़र्स के लिए काम करना है, जीयूआई मुश्किल काम है। आप स्क्रिप्ट इन कमांड्स को स्क्रिप्ट की फॉर्म में बहुत इजीली लाया जा सकता है। सिंपल कॉपी पेस्ट करें, उसको डॉट बैट करके एक्सटेंशन सेव करवाए और डायरेक्टरी सर्विसेज जो भी सर्वर है उस पर जाके एग्जीक्यूट करवा दें, तो मिनट में वो काम हो जाएगा आपका। इसी तरह डी एस मोड के यूज़र को मॉडिफिकेशन करने के लिए यूज़ होता है। यूज़र को इस ग्रुप में ऐड कर दो, इस ग्रुप से रिमूव कर दो। दूसरा यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यूज़र का पासवर्ड चेंज कर दो, वही कमांड डी एस मोड, आगे यूज़र का डी एन आ गया, माइनस के आ गया आपके पास पी डब्ल्यू डी, इसका स्विच आ गया, ये न्यू पासवर्ड आ गया आपका, माइनस पासवर्ड मस्ट चेंज यस, यानी कि ये अभी तो ये पासवर्ड सेट करो, लेकिन यूज़र जब इस पासवर्ड से लॉगिन करे फर्स्ट टाइम उसका पासवर्ड क्या हो चेंज करने की, उसको प्रॉम्प्ट की ऑप्शन वहाँ पे वो आ जाए, इसको ऑप्शन आ जाए वहाँ पे। तो इस टाइम यहाँ पे मैं टाइम की बचाने के लिए यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, एसएनएल ही कर दिया, ओ यू हमारा सेल्स दिया और डोमेन यही है और पासवर्ड में इसका कर रहा हूँ ये। तो एक कमांड एग्जीक्यूट करके देखते हैं वहाँ पे। सिंपल मैं यहाँ पे तो एंटर कर दिया, तो ठीक है ना। वहाँ पे फिर वही मैंने बताया था कि कोमा लाजमी आएगा हमारा, कोमा कह रहे हैं यहाँ पे कोटेशन मार्क आपके दोनों तरफ। तो पासवर्ड चेंज कहता है, पासवर्ड चेंज सक्सीडेड आ गया यहाँ पे आपके पास, क्योंकि मशीन का पासवर्ड चेंज कर। इसी तरह आपने 500 यूज़र्स का पासवर्ड चेंज करना, ज़्यूम करें पॉसिबल है नहीं है जीयूआई, इतने टाइम पे क्या करते रहेंगे आप, 1 घंटा बैठ के पासवर्ड ही रीसेट करें। तरीका क्या था, आप एक को जो भी इंटरन आपका ट्रेनिंग है उसे यूज़र अकाउंट्स दे दो, ठीक है। डी एस क्यूरी से यूज़र अकाउंट्स गेट कर लो ना, कंपनी में कितने कितने यूज़र्स की सारी आईडी गेट कर लो, यूपीएन नेम उनके डी एस क्यूरी से, उसे यूज़र नेम दे दो। वो बंदा बैठ के क्या करेगा, सारों के सी एन ऐड कर देगा, यहाँ पे डी एन डिफाइन कर देगा और पासवर्ड यहाँ पे दे देगा। आप क्या करें, इस कमांड को 50 टाइम क्या करें, कॉपी करें और यूज़र नेम आपने चेंज किया होगा और बैच फाइल रन के क्या करके क्या करें, एग्जीक्यूट करवा दे। कंपनी में जितने 50 एम्प्लॉय से 50 के 50 के पासवर्ड क्या हो जाएंगे, रीसेट हो जाएंगे। नेक्स्ट लॉगिन पे आप बता देंगे यार नया पासवर्ड क्या ये है, नेक्स्ट लॉगिन पे वो पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो जीयूआई भी काम किए जा सकते हैं। बताने के मकसद था कमांड लाइन ऑटोमेशन, आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा ये हाई लेवल मैनेजमेंट एक्टिव डायरेक्टरी की आती है। तो बड़े इन्वायरमेंट में जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, डी एस गेट डी एस क्यूरी। छोटे इन्वायरमेंट में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1-2 यूज़र का पासवर्ड रीसेट करना है और आप जीयूआई भी कर सकते हैं। लेकिन समटाइम रिक्वायरमेंट आ जाती है, आप सर्विस प्रोवाइडर है, फॉर एग्जांपल नेटवर्क सोल्यूशन प्रोवाइडर है, आपका क्लाइंट आपको कहता है मैंने पासवर्ड रीसेट करना है अपनी डायरेक्टरी सर्विसेज के, तो जी आप रीसेट कर दें। तो अगर आपके पास जाहिर सी बात है 50-60 क्लाइंट है, आप एक ही क्लाइंट के पासवर्ड रीसेट करने में आपने पूरा दिन लगा दिया, तो अच्छा काम नहीं है। बेहतर क्या था, आप एक स्क्रिप्ट बनाएं, उस क्लाइंट को खुद ही सेंड कर दो, उसे कोई आगे सर्वर पे एग्जीक्यूट करवा दो और यूज़र जब नेक्स्ट लॉगिन करेंगे पासवर्ड रीसेट की ऑप्शन उनके पास आ जाएगी। तो क्या था, ऑटोमेशन होगी। आपने ट्रेनिंग को दिया, एक आम बंदा भी बैठ के यहाँ पे सीएन चेंज कर सकता है।
तो आपने क्लाइंट को डायरेक्ट सेंड कर दी, वो खुश हो गया, 1 मिनट में उसका काम हो गया, ऑटोमेट हो गया साइलेंटली सारा काम आपका। क्यों? स्क्रिप्ट की वजह से। डी एस क्यूरी पढ़ लिया, डी एस गेट कर लिया, डी एस मोड देख लिया। इसके अंदर मैंने बताया काफ़ी सारे स्विचेज़ हैं, माइनस पासवर्ड के, माइनस और भी ग्रुप में ऐड करना है, रिमूव करना है, अपने तौर पे आप देख लेना। इसके अलावा ये और पासवर्ड को और बता दूँ, अगर आप पासवर्ड यहाँ पे नहीं देते, पासवर्ड मस्ट चेंज यहाँ पे मैं यस कर, तो मैंने पासवर्ड ना दे तो ये पासवर्ड, यहाँ पे तो सिंपल प्लेन टेक्स्ट में आ गया ना पासवर्ड। यहाँ पे मैं स्टैरी करूँगा, पासवर्ड स्टार ऐड करता हूँ तो पास मेरा प्रॉम्प्ट करता है। हाँ ये देखो, इसने पासवर्ड प्रॉम्प्ट किया है, एंटर यूज़र पासवर्ड। तो यहाँ पे आप यूज़र पासवर्ड भी टाइप कर सकते हैं। इस टाइम देखें मैं यूज़र पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ, लेकिन वो शो नहीं कर रहा। तो ये थोड़ा सा पीछे हिडन पासवर्ड आपके पास क्या हो रहा है, टाइप हो रहा है। थोड़ा सिक्योर करना करके आपके पासवर्ड शो ना हो, तो इस तरह भी कर सकते हैं आप इसको। अब आगे आ जाते हैं DSRM को। जिस तरह वही मैंने बताया था, DS गेट किए, यहाँ पे DSRM भी आ रहा है आपके पास। ज़ाहिर सी बात, RM का मतलब क्या, रिमूव। आप रिमूव भी कर सकते हैं, यूज़र को स्पेसिफिक ग्रुप से रिमूव कर दो, यूज़र डिलीट कर दो, OU डिलीट कर दो, ग्रुप डिलीट कर दो। तो DSR का भी यही सिंटेक्स है, मैं करके नहीं दिखा रहा। उसी तरह यूज़र डिलीट करना, यूज़र आ जाएगा, उसका पूरा का पूरा DN आ जाएगा, वो यूज़र डिलीट हो जाएगा। OU दे दें, पूरा का पूरा OU डिलीट हो जाएगा आपका। तो ये ऑब्जेक्ट रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, किसी यूज़र को ग्रुप से रिमूव करने के लिए, मेंबरशिप ख़त्म करने के लिए, या यूज़र अकाउंट या कंप्यूटर अकाउंट डिलीट करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं आप। कंपनी में वही एक यूज़र है, 50 यूज़र हैं, वो एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। आप चाहते हैं यूज़र, जितने यूज़र हैं, आप ये इस ग्रुप का मेंबर ना रहें। उस ग्रुप पे आपने लाइक शेयर पॉइंट पे एक्सेस दी थी, आप चाहते हैं कि अब कंपनी के एम्प्लॉयज़ को शेयर पॉइंट पे एक्सेस ना मिले, तो आपको उस ग्रुप से रिमूव करवाना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुप से रिमूव मैनुअली करेंगे, फिर वही टाइम कंज्यूमिंग काम। आप एक स्क्रिप्ट क्रिएट करें, उसमें एक कमांड एंटर करें, बैच फाइल बना के एग्जीक्यूट करवा दें। बेनिफिट क्या होगा, वो 1 मिनट में सारे के सारे यूज़र उस ग्रुप से रिमूव हो जाएंगे। ग्रुप से रिमूव हो जाएंगे, फिर उसको शेयर पॉइंट पे एक्सेस नहीं मिलेगी। तो इंडस्ट्री में इस तरह और होता है, शेयर पॉइंट पे एक्सेस देनी है भाई, इस ग्रुप के जो मेंबर है उनको एक्सेस है। इंटरनेट पे एक्सेस देनी है, इस ग्रुप को एक्सेस है, जो इस ग्रुप का मेंबर उसको इंटरनेट पे एक्सेस है, बाकियों को नहीं है। तो ये वही आगे नीचे DS क्यूरी एंड DS गेट आर पावरफुल कमांड यू कैन यूज़ टू रिट्रीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी से इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। रिट्रीव अ लिस्ट ऑफ यूज़र्स, कि एक यूज़र्स आपकी कंपनी में जितने हैं, उसकी आप चाहते हैं उसकी लिस्ट क्या करें, एक टेक्स्ट फाइल में उसकी आउटपुट आ जाए। वही बात मैं एग्जीक्यूट कहते हैं करके दिखा दूंगा, वैसे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। लाइक यहाँ पे मैं जाता हूँ, कॉपी की है इस कमांड को, वो यही बात कर रहा है कि जितने यूज़र्स हैं, कोई कंपनी का डायरेक्टर कहता है हमारी एक्टिव डायरेक्टरी में जितने यूज़र्स बने हुए हैं, उसकी लिस्ट सेंड करो। अब मैनुअली लिस्ट बनाएंगे, कितना टाइम लगेगा। आप DS क्यूरी चलाएं, पूरी डोमेन के अंदर क्या होगा, जितने यूज़र हैं वो एक टेक्स्ट फाइल में चले जाएंगे, वो टेक्स्ट फाइल उठा के आप अपने डायरेक्टर को ईमेल कर दें। तो इसको कॉपी किया मैंने, यहाँ से कमांड को एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो एक्सटेंड करेगा एक टेक्स्ट फाइल के अंदर इसकी आउटपुट को। ज़रूरी नहीं है कि आप ये आउटपुट एक टेक्स्ट फाइल के अंदर ही जाके आउटपुट लेके जाएं। आप ये ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, यूज़र जो TXT आ रहा है, इसको ख़त्म कर दें, तो उसके बगैर भी ये सारी की सारी आउटपुट आपकी CMD के अंदर ही डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसका क्या है यार, DS क्यूरी यूज़र .com लोकल नहीं जा रही, इसको देख लेते हैं। सिंटेक्स का मसला, टाइम नहीं इतना भी, आगे चलते हैं। ठीक है, बड़ा इसमें चली जाएगी। हाँ एक चीज़ और, अभी तो हमने पूरी डोमेन पे ये किया है कि पूरी डोमेन के यूज़र उठा के यहाँ पे लेके गया ये। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक OU के अंदर जितने यूज़र्स हैं वो सिर्फ एक्सपोर्ट करें, या जब वो मुझे व्यू करवाए, सिर्फ सिंपल वही कमांड DS क्यूरी यूज़र कहाँ पे करनी है, आगे DN आ गया। यहाँ पे DN क्या था, पूरी डोमेन का DN है। हाँ कोई बात करे डोमेन का DN क्या आपका, तो हमारी डोमेन का DN है TC इज इक्वल टू टेक लिंक्स। यार यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है, यहाँ पे कॉम है, ये कॉम लिखा हुआ है यहाँ पे, वहाँ से भी ख़त्म करेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। ये स्टक है यहाँ पे कॉम को ख़त्म कर लें तो ये आपकी एग्जीक्यूट हो रहेगी, टेक्स्ट फाइल के अंदर ही चली गई है इस टाइम। अगर ये ख़त्म कर दूँ मैं यहाँ पे, तो मुझे आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये यूज़र्स मुझे यहाँ पे आ गए। इस टाइम इसने सर्च किया पूरी की पूरी डोमेन लेवल के ऊपर। आप OU लेवल पे भी सर्च करवा सकते हैं। ये जो सेल्स के अंदर, सेल्स OU के अंदर जितने यूज़र्स हैं, सिर्फ वो उनकी लिस्ट मुझे व्यू करवाओ। माइनस स्कोप 1 लेवल आ गया, इसका मतलब 1 लेवल तक अंदर देखना है। अगर उसके अंदर एक सेल्स के अंदर कोई OU पड़ा है, उसके अंदर से नहीं देखना। ठीक है, अगर उस OU के अंदर से भी आप व्यू करवाना चाहते हैं यूज़र्स को, तो वो यहाँ पे 2 लेवल आ जाएंगे, जो भी इसका सिंटेक्स यहाँ पे बनेगा। तो डोमेन लेवल पे भी सर्च करवा सकते हैं, OU लेवल पे भी सर्च करवा सकते हैं।
रिट्रीवल लिस्ट ऑफ यूज़र, यूज़र की लिस्ट को कैसे सेंड करना। सिंटेक्स नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सारा का सारा ये डॉक्यूमेंट सेम एज इट इज़ आपको सेंड कर दूंगा। अब व्हाट इज़ डी एन, डी एन मैंने बता दिया। हाउ टू व्यू या गेट डी एन, डी एन को किस तरह गेट करना है, ADSI एडिट के थ्रू और DSQD के थ्रू, ये मैंने बता दिया। हाउ टू क्रिएट OU यूजिंग कमांड लाइन। अब आगे आ जाते हैं DS ऐड के ऊपर, जो मेन चीज़ है जो जिसकी आपको इंडस्ट्री में ज़रूरत पड़ सकती है किसी बड़ी कंपनी में जब भी जाएंगे। तो DS ऐड करें तो DS ऐड भी आ रहा है। अब DS ऐड बेसिकली ऑब्जेक्ट्स एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। आपने यूज़र अकाउंट क्रिएट करना है, पहले तो GUI क्रिएट किया था ना, हम देखेंगे यूज़र अकाउंट CLI कैसे क्रिएट करना है, यूज़र ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट CLI कैसे क्रिएट करना है, आपने ग्रुप CLI कैसे क्रिएट करना है। तो देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट कमांड लाइन के थ्रू कैसे क्रिएट करना है। तो उसका सिंटेक्स सेम है, DS ऐड, आगे क्या आगे आपका जो ऑब्जेक्ट आपने डिक्लेयर करना है, OU करना है, OU यूज़र करना है, यूज़र ग्रुप करना है, ग्रुप। मैं OU क्रिएट करना चाहता हूँ, OU क्रिएट करो। कहाँ पे क्रिएट करो, तो कहते हैं कहाँ पे क्रिएट करो। मैंने बताया कि techclicks.local के अंदर OU क्रिएट करो, किस नाम से, HRM के नाम से एक OU क्रिएट हो जाएगा आपका। तो देखते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, वहाँ पे टाइप करनी है कमांड, टाइप कर। तो इस टाइम HRM के नाम से फोल्डर क्रिएट होगा, कहाँ पे, techlinks.local के अंदर। मैंने ऐड किया तो एक OU क्रिएट कर रहा है, सक्सीडेड कहता है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो यहाँ पे HRM के नाम से एक फ़ोल्डर, सॉरी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट आ गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं HRM के अंदर एक OU क्रिएट हो, तो उसके लिए वही सिंटेक्स OU techlinks.local के अंदर HRM पड़ा हुआ है, HRM के अंदर ट्रेनिंग के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दो। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। तो इस टाइम क्या होगा, HRM के अंदर OU के अंदर भी आप एक OU क्रिएट कर सकते हैं। कॉपी किया, पेस्ट किया यहाँ पे, तो देखना HRM के अंदर एक OU आ जाएगा हमारे पास। इसको रिफ्रेश करें यहाँ से, तो ट्रेनिंग के नाम से एक फ़ोल्डर आ गया। तो ये कमांड लाइन आप OU भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कमांड लाइन आप यूज़र अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ कि DS ऐड, ये क्या करो, यूज़र अकाउंट क्रिएट करो। कहाँ पे क्रिएट करो, ये उसका पाथ आगे आगे मैंने कहा कि OU HRM के अंदर कर दो। आगे माइनस आ जाएगा, माइनस उसके स्विचेस भी तो आएंगे, यूज़र नेम क्या रखना है आपने, उसका पासवर्ड क्या रखना है, किस पाथ पे क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है यूज़र, उसका नाम क्या रखना है, वो सारी चीज़ें, ये उसका सारा का सारा सिंटेक्स। कुछ करें ना करें, ये चीज़ लाजमी करनी है आपने, सिंटेक्स कम से कम आपको यूज़र क्रिएट करने का आता हो। तो यूज़र अकाउंट क्रिएट करो, यहाँ पे जैसे CN क्या करना है, उस्मान क्रिएट करो। कहाँ पे क्रिएट करो, इस पाथ पे जाके सिंटेक्स किया, उसका पासवर्ड ये सेट करो -PWD, पासवर्ड उसका MCITP 2012, उसका फर्स्ट नेम आएगा भट्ट साहब, यहाँ पे लास्ट नेम आएगा उस्मान, -UPN, UPN का मतलब उसका लॉगिन नेम क्या होगा, वो उस्मान। डिसेबल नो, मतलब डिसेबल नहीं करना, यूज़र इनेबल ही रखना है। पासवर्ड मस्ट चेंज, यस करना है, नो वो करना है, वो कर दें। इसको कॉपी पेस्ट करना है, वो कर ले। सिंटेक्स बिल्कुल ईजी है, टाइप करना है टाइप कर लें। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, सिंपल। सिंटेक्स बिल्कुल ईजी है, कमांड आ जाएगी DS की, आगे ऑब्जेक्ट टाइप आ जाएगी, DN आ जाएगा, माइनस स्विचेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं CN वो क्रिएट करेगा उस्मान का यूज़र्स में जाके। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि CNE OU में क्रिएट करो, कौन से, HRM वाले में। CN से मुराद है यहाँ पे आ रही जो न्यू यूज़र। तो पासवर्ड आ जाएगा, फर्स्ट नेम उसका आ गया और लास्ट नेम आ गया। इसको मैंने कर दिया एंटर, तो ये सक्सीडेड हमारे पास आ गया। उसका उसने DN भी बता दिया, HRM के अंदर एक यूज़र बना होगा। मैं इसको रीनेम करता हूँ, सॉरी रिफ़्रेश करता हूँ इसको मैं। तो यहाँ पे देखो उस्मान यूज़र मेरे पास आ गया। तो इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, तो ये देखिए फर्स्ट नेम मैंने व्हाट्सअप सेट किए थे, यहाँ पे लास्ट नेम उस्मान आ गया। इसके अलावा बाकी पैरामीटर भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। लॉगिन नेम मैंने क्या डिफ़ाइन किया था इसका, उस्मान, यहाँ पे आ गया। UPN वहाँ पे ऐड सेट कर दे, ऐड techlinks.local, तो यहाँ पे इसका लॉगिन नेम भी उठा लेगा। तो यूज़र नेम CLI भी क्रिएट कर सकते हैं, OU भी CLI क्रिएट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये हम जब एक काम GUI हो रहा है, हम इसको CLI क्यों क्रिएट कर रहे हैं, कमांड लाइन के थ्रू क्यों क्रिएट कर रहे हैं हम।
क्वेश्चन ये है, अज्यूम करें नई कंपनी बनी है, 100 यूज़र्स की डायरेक्ट आपने हायरिंग की, एडी क्रिएट करनी है, 100 यूज़र्स के अकाउंट मैनुअली क्रिएट करेंगे, अच्छा सा टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो उसके लिए क्या था, एक बेहतर तरीका था, आप एक स्क्रिप्ट क्रिएट करते, उस स्क्रिप्ट के वो एग्जीक्यूट करवा देते, सारे के सारे यूज़र अकाउंट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते। तो तब स्क्रिप्ट कब क्रिएट होगी, जाहिर सी बात है स्क्रिप्ट ने चलना है कमांड्स, कमांड्स कहाँ पे चलेंगी, सीएमडी के ऊपर, किसी शेल के ऊपर आके चलेंगी, किसी टर्मिनल के ऊपर। तो उसके लिए कमांड का सिंटेक्स आपको पता होगा तो आप क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आपने बल्क में यूज़र्स क्रिएट करनी है, बेसिकली अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू हुआ है बल्क इंपोर्ट प्रोसेस, कि यूज़र्स की ज़्यादा तादाद में यूज़र्स क्रिएट करने और यूजिंग स्क्रिप्ट वो कैसे क्रिएट करने हैं। तो उसके डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, थर्ड पार्टी टूल्स भी मिल जाती हैं, आप उनको यूज़ करते हुए बल्क इंपोर्ट प्रोसेस करवा सकते हैं। तो इस टाइम मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डी एस ऐड वाला करवाऊंगा तरीका, कि डी एस ऐड को एज ए स्क्रिप्ट के तौर पे यूज़ करते हुए बल्क में यूज़र किस तरह इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा एक्सेल में एक स्क्रिप्ट इंटरनेट से आपको मिल लेगा ईजीली, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो दो मेथड है LDIF वाला और CSV, इनके सिंटेक्स नेट से देख लें, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूज़र के फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसका पासवर्ड वगैरह सेट करें और उसको एग्जीक्यूट करवा दे पावरशेल में जाके या CMD में, तो यूज़र अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे। सिर्फ सिंटेक्स की गेम है। यहाँ पे एक तरीका करवा रहा हूँ, बताने का मकसद ये था हम बल्क में यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने तौर पे इनको देखना, आप देख लें इनका सिंटेक्स किया है, सिंटेक्स देखते हैं, इनको भी यूज़ कर सकते हैं, मेथड सेम है, थोड़ा बहुत फ़र्क है इनका। DS ऐड को यूज़ करेंगे, DS ऐड से मुराद हम इसी कमांड को यूज़ करते हुए यूज़र्स को क्रिएट करेंगे बल्क में। आप चाहते हैं 500 यूज़र क्रिएट करने हैं, तो आप क्या करें, एक सिंपल टेक्स्ट फाइल मैंने क्रिएट की हुई है यहाँ पे, बैच फाइल, नोटपैड ओपन करें और यहाँ पे वो कमांड क्या करें, जो भी कमांड से आप यहाँ पे वो टाइप करते, सिंपल कमांड जिससे CMD में देते हैं उसी तरह मैंने यहाँ के DS ऐड एक OU क्रिएट करो HRM के नाम से, क्योंकि HRM के नाम से मेरे पास है, मैं यहाँ पे सिंपल HR के नाम से कर देता हूँ ताकि मेरे पास एरर ना। यहाँ पे मैं ट्रेनिंग्स कर देता हूँ, ट्रेनिंग्स के नाम से भी एक OU क्रिएट करो, मैंने कहा कि एक OU क्रिएट करो, यहाँ पे भी एक यूज़र क्रिएट करो, ये यूज़र मैंने क्रिएट किया है वही सिंटेक्स है। ये उमर को ऐड करो, umer.ali को सेल्स के अंदर ऐड करो और इस डोमेन के अंदर ऐड करो, पासवर्ड ये है, फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है, उसका UPN नेम ये है। ठीक हो गया, आपने सारी की सारी कमांड्स को एक फ़ाइल के अंदर सेव करवा लिया और यहाँ पे OU भी मेंशन कर दिया कि ज़रूरी नहीं है कि OU में रहे। आपने कहा कि ये जो Abdullah.ali का यूज़र है, Abdullah.ali को आप ऐड कर दें, सेल्स में ना करवाएं ऐड, आप इसको किस में ऐड करवा दें, HR के अंदर जाके OU इज इक्वल टू HR के अंदर ऐड करो। HR क्रिएट होगा, ये बात याद रखनी है, यहाँ पे HR क्रिएट होगा यहाँ पे ऊपर, तो Abdullah.ali वाला यूज़र उसके अंदर जाएगा। ऐसा ना हो यहाँ पे आप OU वाला जो आप जिस OU में यूज़र को ऐड करवा रहे हैं और ये कमांड आप बाद में नीचे दे रहे हैं, क्यों, तो ये अली यूज़र क्रिएट ही नहीं होगा, क्यों, HR को OU मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो पहले OU क्रिएट करवानी है, फिर उसके अंदर यूज़र आपने मूव करवाने हैं, क्रिएट करवाने हैं। तो ये इस फाइल को क्या करना है, आपने सिंपल सेव एज करना है, सेव एज डॉट बैट कर देना है, बैच फाइल क्रिएट करनी है आपने। ठीक है, सिंपल नोटपैड की फाइल बैच फाइल क्रिएट करके आपने क्या कर दिया, मैंने उसको सेव करवा दिया, सॉरी इसको मैंने सेव करवाना था, यहाँ पे एडिटिंग की थी, HRM को मैंने HR किया, ट्रेनिंग को मैंने ट्रेनिंग्स कर दिया, तो इसको मैंने करवा दिया सेव। सेव करवाने के बाद मैं दिखा दूँ हमारे पास यूज़र्स कहाँ कहाँ पे आएंगे। यूज़र्स हमारे पास आएंगे ट्रेनिंग के फोल्डर के अंदर और HR के फोल्डर के अंदर, बाकी यूज़र कहाँ पे जा रहे हैं, सेल्स के OU के अंदर। तो अभी मैं दिखा दूँ, हमारे पास सेल्स के OU के अंदर कोई यूज़र पड़ा हुआ है, यहाँ पे जो पड़ा हुआ अभी यहाँ पे डिलीट करा दूँ वेरिफिकेशन के लिए, पहले SNLE के नाम से वहाँ पे भी एक यूज़र अकाउंट मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करके यूज़र अकाउंट्स आते हैं। आपने क्या किया, जितनी कंपनी के एम्प्लॉय से आपने सारे को स्क्रिप्ट में ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद आपने सिंपल उसको एग्जीक्यूट कर दिया और ये यूज़र अकाउंट्स आपके पास क्रिएट हो गए। मैं सेल्स में आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो एक ही यूज़र अकाउंट्स मेरे पास आ गए। एक यूज़र को हमने HRM में क्रिएट किया था, HRM में एक यूज़र हमारा आ गया, HR में सॉरी क्रिएट किया था। रिफ्रेश करते हैं इसको, HR का OU हमारे पास आना चाहिए, तो HR का OU भी आ गया, इसके अंदर यूज़र नहीं गया, इस इंटरेस्ट का कोई इशू हो सकता है। OU HR का, और इसके अंदर अच्छा हमने किया ही नहीं था, सेल्स में ही मूव करवा दिया था हमने, उस मूव नहीं किया।
तो सेल्स के ओयू के अंदर ही हमारे पास ये यूज़र अकाउंट्स आ गए हैं। अभी तो ज्यूम करें 4 यूज़र हैं तो ये आप GUI भी क्रिएट करते आपको कोई इशू नहीं था। अभी यहाँ पे यही ज्यूम करें 500 यूज़र्स होते हैं और आप GUI यहाँ पे जाके क्रिएट करते तो अच्छा सा टाइम कंज्यूमिंग काम था। आपने क्या की, एक प्लानिंग की, आपने स्क्रिप्ट क्रिएट कर लिया। स्क्रिप्ट कोई भी बच्चा क्रिएट कर सकता है, किसी इंटर्न ट्रेनिंग या हेल्प डेस्क के जो बंदे हैं उनको दे दें, उनसे स्क्रिप्ट क्रिएट करवा के आपने सिंपल क्या करना है, सर्वर पे आके एग्जीक्यूट करना है, सारे के सारे यूज़र अकाउंट्स आपके पास आ जाएंगे। तो ये क्या था, बल्क इंपोर्ट प्रोसेस। बल्क में यूज़र्स को आपने क्रिएट करना हो वो किस तरह है। तो आगे कंटिन्यू करें या इतना बहुत है? वो तो हो गया, मैं कहता बहुत हो गया। चलो फिर ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ से डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल से, कि यूज़र को स्पेसिफिक परमिशन ऐसे देनी हो। देखो है ना अपना, क्या हो गया? सैटरडे को है ना